हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्विस कॉस्टिंग को पूरा खत्म कर देंगे एक साथ। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ करा के जाऊंगा। आओ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर्विस कॉस्टिंग। तो बिल्कुल सर्विस कॉस्टिंग के बेसिक से चलेंगे। पहले एक एक चीज आपको क्लियर कराऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, और फिर इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, नाम क्या है बेटा? नाम है सर्विस या ऑपरेशन कॉस्टिंग। बहुत आसानी सी नॉर्मल सी बात करता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। हाँ सर, बिल्कुल, हमारी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट को किस तरीके से निकाला जाएगा, इसके ऊपर बात करता है। ठीक है सर, हमें कौन कौन सी सर्विस इंडस्ट्री इसमें पढ़नी है? बेटा बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री आपको पढ़नी है। जैसे होटल हो गया, टोल रोड्स हो गए, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स और पैसेंजर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करें, आईटी सेक्टर कैसे बात करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में हम सीखेंगे कॉस्ट कैसे निकालनी है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्विस इंडस्ट्री में कभी भी आप कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट को हम तीन प्रकार से बांटते हैं। और आपको भी तो पता है, आपको कॉस्टिंग की पहली क्लास में बताया था जब आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा हुआ करते थे। सर, कॉस्ट की तीन कैटेगरी, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बस खत्म। हाँ सर, ठीक है। फिक्स का एक और नाम और होता है, फिक्स का एक नाम होता है स्टैंडिंग चार्जेस। सर क्यों? स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है ये खर्चे खड़े हुए हैं हमेशा से, बिजनेस चले ना चले तो फिक्स कॉस्ट है भाई। ठीक है, प्रोडक्शन हो या ना हो, ये खर्चा तो स्टैंडिंग है, मतलब हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, एक होते हैं रनिंग चार्जेस और वेरिएबल एक्सपेंस। रनिंग चार्जेस का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के होने से होंगे, जब मशीन रन करेगी तब खर्चे होंगे। ठीक है, नाम है। और सेमी वेरिएबल में एक खर्चा जनरली आता है मेंटेनेंस चार्जेस को यहाँ लिया जाता है। इस पूरे चैप्टर में मेंटेनेंस को यहाँ लिया जाता है क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन करोगे देखना वहां उसमें सेमी वेरिएबल का तड़का लग के आ रहा होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया? आओ अब यहाँ से आगे समझना एक एक करके। सबसे पहला क्या दे रखा है, सुनो। स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स कॉस्ट, आराम से सुनना। These are the fixed costs that remain constant irrespective of the distance travel। जितना आप डिस्टेंस चले हो, जैसे मेट्रो के लिए जो मेट्रो की कोचेज है, मान लो अगर आपने वो किराए पे ले रखी है, ठीक है ना, रेंट पे ले रखी है, तो रेंट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉस्ट में क्या क्या आएगा आओ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कोई भी इंश्योरेंस है, लाइसेंस फी है, यहाँ पर आएगा। आप ड्राइवर, कंडक्टर को, क्लीनर को कोई सैलरी दे रहे हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, कितने किलोमीटर चले उस हिसाब से कुछ नहीं दे रहे हो, आप उन्हें बोलो भाई तेरी तो मंथली सैलरी है, फिक्स है। ठीक है, ये सारी फिक्स कॉस्ट होगी। आगे देखो और कौन सी, गैरेज की कॉस्ट इंक्लूडिंग गैरेज रेंट। ये गार्बेज गलत लिख दिया, ये गैरेज रेंट है। ठीक है, गैरेज रेंट, तो गैरेज की कोई भी कॉस्ट है उसमें गैरेज का रेंट हो गया, जहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो, ये सब कुछ आएगा। डेप्रिसिएशन इफ इट रिलेटेड टू एफ्लक्स ऑफ टाइम। क्या होता है एफ्लक्स ऑफ टाइम, अभी आपको समझा दूंगा आगे। मतलब बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है तो डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, टैक्सेस को लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सारे यहीं पर हम लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यहाँ टैक्सेस का मतलब है रोड टैक्स वगैरह। ठीक है, यहाँ टैक्सेस का मतलब क्या होता है, रोड टैक्स वगैरह, मतलब जो धंधा ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए। इनकम टैक्स, जीएसटी मत समझना सर, हमने तो टैक्स में वही पढ़ा है, पागलों वो नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा, रोड टैक्स। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल था। आओ आगे देखो, वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग एक्सपेंस। बेसिकली वो खर्चा जो डिस्टेंस ट्रेवल पे लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लगता है, वैसे यहाँ पे जो खर्चा आपका डिस्टेंस ट्रेवल पे लगता है उसको बोलेंगे। जैसे पेट्रोल और डीजल का खर्चा बिल्कुल आएगा, लुब्रिकेंट और ऑयल का खर्चा यहाँ पर आएगा, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर की सैलरी इफ इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब मैंने बोला ड्राइवर को अगर तू दिल्ली से आगरा जाएगा तो तेरे को सैलरी दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ठीक है, तो दिल्ली से जयपुर जाएगा और वापसी आएगा तो तेरे इतने पैसे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर है। सिंपल सी बात बोलूं, डिस्टेंस ट्रेवल के बेसिस पर अगर कभी भी ड्राइवर को या किसी को भी कोई सैलरी दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में देखो क्या है, इफ इट रिलेटेड टू एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब आपने गाड़ी लेकर आए, ये देखो ये गाड़ी है, आप बाहर से गाड़ी लेकर आए, तो गाड़ी वाले ने बोला, आपने पूछा इस गाड़ी की लाइफ कितनी है दोस्त, उसने बोला दादा लाइफ तो इसकी हम साल में नहीं बताते, हम तो बोलेंगे इस गाड़ी की जो लाइफ है वो 2 लाख किलोमीटर है। अब आप इसको 2 लाख किलोमीटर चाहे 1 साल में चलाओ,
चाहे 2 लाख किलोमीटर, इसको 10 साल में चलाओ भैया, हमारे हिसाब से इसकी जिंदगी की वैल्यू 2 लाख किलोमीटर है। तो अगर इस पीरियड में 4000 किलोमीटर चली तो डेप्रिसिएशन उस हिसाब से आएगा। अगले महीने आपका धंधा था, ठीक है, धंधे का मतलब सीजन बहुत अच्छा था आपका, तो 4000 की जगह 10,000 किलोमीटर चली तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। तो कभी भी डेप्रिसिएशन अगर किलोमीटर पे डिपेंडेंट है, जैसे आपको पता है इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, लाइफ जो है वो किलोमीटर में दे दी, आप टायर लेकर आए हो, टायर की लाइफ किलोमीटर में दे दी, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकलेगा। ऐसे समझ लो 10 लाख की गाड़ी है, बेचने पे मतलब स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है और डिवाइड में पूरी लाइफ दे दी 8 लाख किलोमीटर, तो मैं बोल सकता हूं पर किलोमीटर 1 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पर हो जाएगा। जितने किलोमीटर चले उस हिसाब से ले लो, ठीक है। एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई, कोई भी और वेरिएबल कॉस्ट है वो ले लेना, ठीक है। ये देखो डेप्रिसिएशन पे बता भी रखा है, अगर डेप्रिसिएशन की लाइफ किलोमीटर में दे रखी होती है तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। डेप्रिसिएशन की लाइफ का कोई लेना देना नहीं है किलोमीटर से तो उसे फिक्स बोलते हैं, ठीक है सर। यहां तक सब समझ आया? अभी लूंगा आपके डाउट भी लूंगा, सुनना, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मेंटेनेंस चार्जेस। अब जैसे रिपेयर मेंटेनेंस है, इसमें सेमी वेरिएबल होता है, थोड़ा बहुत फिक्स होगा, थोड़ा वेरिएबल होगा। पहले तो अपने दिमाग से ये क्लैरिटी लाओ, सेमी वेरिएबल का मतलब आधा वेरिएबल आधा फिक्स ऐसा नहीं होता, थोड़ा वेरिएबल होगा, थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा फिक्स, ऐसे, ठीक है। टायर्स, टायर की कॉस्ट इसमें आती है, स्पेयर की कॉस्ट इसमें आती है। अब आप बोलोगे सर टायर का तो अभी आपने डेप्रिसिएशन ऊपर लिया था, बेटा जनरली डेप्रिसिएशन ऊपर आता है, पर अगर क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल हमने एग्जांपल लिखे हैं, बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, ठीक है। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में अगर हम फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग ही ना करें, तो बिल्कुल मत करो, सारी कॉस्ट एक साथ दिखा दो, सब कुछ चलेगा। बट अगर कभी भी क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट का आया, उसने बोला ब्रेक इवन में नंबर निकाल के दिखाओ, तो आपको तो पता है ब्रेक इवन में ऊपर फिक्स कॉस्ट आता है, नीचे कंट्रीब्यूशन आता है, तो वहां मेरे को अलग अलग करने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है। यहां तक बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? क्या फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल अच्छे से क्लियर है क्या? एक बार बताओ, क्या फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल अच्छे से क्लियर है? बोलो जी। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं, ठीक है। चैट पे बताओ, चल सकते हैं यहां से आगे? हाँ जी, सबको क्लियर है, आओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट पर एप्रोप्रिएट फैक्टर। देखो हर इंडस्ट्री का एप्रोप्रिएट फैक्टर अलग होता है, किसी का पैसेंजर और किलोमीटर होगा, किसी का टन किलोमीटर होगा, ठीक है। होटल में जाओगे तो रूम डेज, बेड डेज ऐसे आता है, जैसे हॉस्पिटल में बेड डेज आता है। तो सर इसका मतलब क्या है? पहले मतलब पे अभी आएंगे, सबसे पहले समझो यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालनी पड़ती है हर एप्रोप्रिएट फैक्टर के हिसाब से। तो ऊपर कॉस्ट ले लो पर्टिकुलर पीरियड की, इस पर्टिकुलर पीरियड की ये कॉस्ट है, और उसे डिवाइड कर दो एप्रोप्रिएट फैक्टर की क्वांटिटी से। सर एप्रोप्रिएट फैक्टर नहीं समझ आया, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे आपको ये निकालना है कि मेट्रो में एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसका खर्चा कैसे होगा, तो अपन ऊपर तो लेते हैं कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या लोगे कॉस्ट, नीचे मेरे को इसको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार तो पैसेंजर से, तो आएगा कॉस्ट पर पैसेंजर, और एक बार इसको किलोमीटर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस ये चैप्टर कहता है 2 बार क्यों डिवाइड कर रहे हो, सीधा एक क्वांटिटी निकाल लो पैसेंजर किलोमीटर और कॉस्ट को उससे डिवाइड कर लो। जैसे हो गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, 1 टन को लेके जाने का 1 किलोमीटर का खर्चा कितना है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ सर, अब देखो ऐसे सबके दे रखे हैं, एप्रोप्रिएट फैक्टर देख लेना। जैसे ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर भी हो सकता है, टन किलोमीटर भी हो सकता है, क्विंटल किलोमीटर भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बताऊं तो जनरली किलोवाट आवर्स होता है, बाकी आपको क्वेश्चन में बताएगा मुझे कॉस्ट कैसे निकालनी है, जैसे कॉस्ट निकालनी होगी वैसे आप करोगे, ठीक है। हॉस्पिटल में होता है कितने पेशेंट हैं एक दिन में, रूम डेज बोलते हैं, बेड डेज बोलते हैं हॉस्पिटल में, कि अगर मैं कॉस्ट को डिवाइड करूं पर बेड पर डे, मतलब एक दिन का एक बेड का खर्चा कितना आ रहा है, क्योंकि खर्चा आ गया प्रॉफिट जोड़ दोगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक सही है। कैंटीन का हर आइटम और मील के हिसाब से होता है, सिनेमा का टिकट के हिसाब से होता है कि कितने टिकट्स हैं, कितने शोज चल रहे हैं। होटल का खर्चा बोलूं तो गेस्ट डेज और रूम डेज के हिसाब से होता है, एक रूम का एक दिन का किराया कितना, ठीक है। जैसे टोटल जो होटल की कॉस्ट आ रही है वो 10 लाख आ रही है, और इसमें मान लो 200 रूम है, 200 रूम है और 300 दिन भरे रहते हैं, 300 दिन भरे रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा नीचे पहले तो 200 इंटू 300, रूम डेज आ रहा है 60,000। अब मैं क्या करूंगा, 10 लाख लूंगा, 10 लाख को डिवाइड करूंगा 60,000 से, ये आ रहा है 16.67। इसका मतलब क्या है,
एक रूम का एक दिन का जो खर्चा आ रहा है, उसे संभालने का खर्चा वो आ रहा है 16.67 ऐसे, ठीक है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर ट्रांजैक्शन पर सर्विसेज होता है यहाँ पे। एजुकेशनल में स्टूडेंट के हिसाब से, बैच के हिसाब से होता है। जैसे मैं आप लोगों से जो फीस चार्ज करता हूँ वो स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज करूंगा, पूरे बैच की चार्ज करूंगा। आईटी या आईटीईएस, इसमें क्या है, कॉस्ट पर प्रोजेक्ट या पर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल की कॉस्ट कितनी है, एक पूरे प्रोजेक्ट की। बेसिकली आईटी सेक्टर में प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बनती है, हमारे पास क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट कैसे बनेगी। इंश्योरेंस है तो एक पॉलिसी, एक क्लेम या एक टीपीए। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, तो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट की कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब हमें निकालना है, ठीक है। आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सीधा क्वेश्चन देखना। अगर इस चैप्टर में पेपर में कुछ भी ना समझ आया ना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सारी कॉस्ट ऐड करके आ जाओ, कुछ तो कराओगे, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट ऐड करके आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी चैप्टर बहुत आसान है और हर बार 10-10 नंबर का आ रहा है भाई, इसलिए कह रहा हूँ छोड़ना मत, ठीक है। आओ, एक आता है कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट फैक्टर का। कल बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर आया था, बिग बॉक्सेस की कैटेगरी थी और स्मॉल बॉक्सेस की कैटेगरी थी। तो हमने पहले सबको एक में कन्वर्ट करा था, या तो सबको बिग में लेकर के गए थे या सबको आप एक में स्मॉल में लेकर के आए थे। सेम काम यहाँ होता है। जैसे मान लो आपके पास ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, अलग अलग बोल देगा। नॉर्मल सी बात बोलूं, जैसे सिनेमा की टिकट ले लो। अब सिनेमा में 3 टाइप की टिकट आ रही है। मान लो बालकनी की टिकट भी है, जो पीछे बिल्कुल रिक्लाइनर में बैठे हैं, जो वीआईपी होते हैं उनकी, और जो बिल्कुल सबसे आगे बैठे हैं बेसिक, उनकी भी टिकट है। तो सबसे पहले उस टिकट का आपको प्राइस दे रखा होगा। जैसे मान लो हमने उसका रिलेशन बना दिया कि अगर ये x है तो ये 1.5x है, ये 2x है। यहां तक सही है? हाँ। अब उसको उसके अप्रोप्रिएट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो कि बालकनी की टिकट कितनी है। जैसे एबीसी में करा था ना, बिग बॉक्सेस कितने और स्मॉल बॉक्सेस कितने। इसकी रिक्लाइनर की टिकट कितनी है, जो सबसे आगे बैठे उनकी टिकट कितनी है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये सारा कुछ एक में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएंगे। फिर इक्विवेलेंट के हिसाब से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना, क्वेश्चन ज्यादा आसान बनता है, ठीक है। और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे ऐसा होटल इंडस्ट्री में भी होता है। अगर आपको होटल इंडस्ट्री में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास 3 टाइप के रूम है, एक सुपर रूम है, एक डीलक्स रूम है, ठीक है, एक कोई और रूम है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले हमें सबको इक्विवेलेंट फैक्टर में लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बच्चे का डाउट आ रहा है तो सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूं। देखो, ये जो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन लिए ही इसके ऊपर है। देखो, जैसे आपको दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन इक्विवेलेंट का है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि फीस कैसे चार्ज करो। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा, अभी अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। और दिखाता हूँ, देखो ये नैनो कार हो गया। एक क्वेश्चन मैंने और डाला था इक्विवेलेंट फैक्टर का, ये देखो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है और होटल के 3 रूम है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। तो यहाँ पर भी आप सीखोगे, ठीक है। आऊंगा अभी, इस पे आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट है तो बता। वंश, कोई डाउट है बेटा तो बोल, नहीं तो आगे चलो। या और किसी बच्चे का भी कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो, ठीक है। अभी समझाऊंगा एप्रोप्रिएट फैक्टर क्या होता है, वो आपको एग्जांपल से ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ बेटा। सर इस बार ये May 25 वाले अटेम्प्ट में। हाँ बोल तो सही। आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। May 25 वाले अटेम्प्ट में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, इक्विवेलेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो अभी बाकी पहले बात कर लेते हैं, फिर भाई का डाउट ले लेंगे अगर कोई और डाउट होगा तो। देखो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या है, सबसे पहले आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट, एक बार आएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो गुड ट्रांसपोर्ट में 2 टन किलोमीटर होते हैं। कौन कौन से टन किलोमीटर होते हैं सर? एक तो नॉर्मल एब्सोल्यूट और दूसरे कौन से हो गए कमर्शियल, ठीक है। दोनों के बारे में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एब्सोल्यूट को बोला जाता है वेटेड एवरेज टन किलोमीटर, मतलब बेसिकली इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। पर एब्सोल्यूट का सिंपल मतलब होता है एब्सोल्यूट टर्म्स में। जैसे आप ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी गए 200 किलोमीटर, बी से सी गए 400 किलोमीटर, यहां पर लेकर गए 10 टन, यहां लेकर गए 50 टन। मल्टीप्लाई कर दो इनको, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक होता है कमर्शियल, जिसको सिंपल एवरेज टन किलोमीटर बोला जाता है। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट ना छोटे धंधों में लग सकता है क्योंकि वहां पे एब्सोल्यूट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। कमर्शियल लगेगा बहुत बड़े बड़े धंधों में, जैसे रिलायंस का धंधा है, वो कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी है, सर्विस दे रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ट्रक सामान लेकर के बाहर निकला तो उसके स्पीडोमीटर से डिस्टेंस तो पता चल जाता है कि पूरे दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो डिस्टेंस तो हम टोटल ले लेंगे, लेकिन बेटा लोड नहीं पता चलेगा कब कितना लोड था ट्रक में, क्योंकि बार बार अनलोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 3 क्वांटिटी है तो 3 क्वांटिटी का सिंपल एवरेज ले लो।
4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी का सिंपल एवरेज 5 है, 5 का सिंपल एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज कितना ट्रक में सामान है। क्योंकि कमर्शियल लगता है बड़े धंधों में, बड़े धंधों वालों पे इतना टाइम नहीं होता कि बार बार जाके चेक करें भैया कितना टन यहाँ पर उतरा सामान, अब कितना टन रह गया, ऐसा नहीं। एब्सोल्यूट में एक एक चीज चेक होगी। कमर्शियल में डिस्टेंस मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर से, पर टन किलोमीटर नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपन सिंपल एवरेज निकालते हैं। ठीक है, भाई का डाउट देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आया था इक्विवेलेंट वाला, हाँ बेटा वही है। ठीक है, 25 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम सर्विस वाले में इक्विवेलेंट का पॉइंट आता ही आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। ये देखो उसका नीचे फॉर्मूला लिखा है, जैसे एब्सोल्यूट है तो वेट और डिस्टेंस पहली जर्नी का, फिर वेट और डिस्टेंस दूसरी का, ऐसे करते चलो एन तक। जबकि कमर्शियल में क्या है, सारे डिस्टेंस का तो टोटल करूंगा और यहां पर क्या ले लूंगा, सिंपल एवरेज। वेट 1 से लेकर के वेट एन तक डिवाइडेड बाय एन कर दो, खत्म, बढ़िया एकदम। ठीक है, बस ये दो आते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक कमर्शियल। लॉजिक पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट छोटे धंधों के लिए होता है इसलिए सारी बातें करेंगे, कमर्शियल बड़े धंधों के लिए होता है। ठीक है, आगे आओ। पैसेंजर, पैसेंजर में सबसे पहले ये निकालो किलोमीटर कितने हैं, क्योंकि ध्यान रखना वैसे तो मेरा मेन टारगेट है पैसेंजर किलोमीटर निकालना, मैं निकालूंगा पैसेंजर किलोमीटर, बट सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कितने किलोमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल का खर्चा है, जो डीजल का खर्चा है, वो किलोमीटर के बेसिस पर होता है, पैसेंजर किलोमीटर के लिए नहीं। ठीक है, लास्ट में तो मैं जाकर के कॉस्ट को, लास्ट में कॉस्ट को डिवाइड करूंगा पैसेंजर किलोमीटर से, वो ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, वो बात ठीक है। बट बीच में कोई भी खर्चा पेट्रोल या डीजल का आएगा वो तो किलोमीटर पे डिपेंडेंट होता है ना, पैसेंजर किलोमीटर पे थोड़ी होता है, इसलिए अलग अलग निकाल लो। किलोमीटर कैसे निकलेंगे, बहुत नॉर्मल। जैसे एक ट्रिप में कितना किलोमीटर है, मान लो यहाँ से एक ट्रिप है आने जाने का, तो आने की 20 किलोमीटर है। अगर 20 किलोमीटर आने के हैं तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आना और जाना दोनों। यहाँ ट्रिप का मतलब होता है आना जाना। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, आना और जाना दोनों ले लिया। अब पूरे दिन में कितनी ट्रिप है, मान लो पूरे दिन में 4 ट्रिप आप लगा रहे हो, 4 बार आना जाना कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया एक दिन का। अब महीने में कितने दिन ऑपरेट कर रहे हो सकता है महीने में सिर्फ 25 दिन ऑपरेट कर रहे हो, ये ले लो। ठीक है, अब 25 दिन ये महीने के हिसाब से हो गया। पूरे साल में कितने महीने, 12 महीने, ये ले लो। यहां तक सही है सब कुछ। और कितने बसेस हैं, अगर एक ही बस है तो ठीक है, 4 बसेस हैं, 4 बसेस। सिंपल सी बात बोलूं, जितनी चीजें दे रखी है सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ध्यान से करना, ऐसा नहीं कोई चीज डबल कर दो या किसी को छोड़ दो, आराम आराम से सब कुछ करना। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद लास्ट में पैसेंजर। अब पैसेंजर के लिए क्या करोगे, जो आपका किलोमीटर में आंसर आ चुका है इसको नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दो। सर नंबर ऑफ पैसेंजर कैसे आएंगे, अगर एक बस की सीटिंग कैपेसिटी 40 है, सीटिंग कैपेसिटी 40 है लेकिन हमेशा 80% भरी होती है, तो ये आ जाएगा 32। तो मैं कितने पैसेंजर लूंगा, 32। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर मान लो सीटिंग कैपेसिटी 40 है और ये आ रहा है 73%, तो कई बार तो पैसेंजर, मान लो मैं कोई भी ऐसा परसेंटेज लूं जिससे पैसेंजर डेसिमल में आ जाए। मान लो डेसिमल में पैसेंजर आ रहे हैं 22.5, तो बेटा ICAI उसको 22.5 से भी सॉल्व कर देता है या अप्रोक्सीमेटली लेके 23 भी ले लेता है, दोनों में से जैसे मर्जी सॉल्व कर दो चल जाएगा। सर मान लो 22.3 इतने पैसेंजर आ रहे हैं, तो अभी भी 23 अप्रोक्स करना। क्यों सर, 22.3 कोई पैसेंजर थोड़ी होगा, तो अप्रोक्स कर रहे हो तो आगे हमेशा नेक्स्ट में अपर राउंड ऑफ करना। लेकिन अगर अप्रोक्स नहीं कर रहे हो, डेसिमल में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। आगे देखना इसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स को आराम से समझो। पहला नोट मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का एक्सपेंसेस नंबर ऑफ किलोमीटर के बेसिस पर आएगा, पैसेंजर किलोमीटर के बेसिस पे नहीं आएगा, क्योंकि जो डीजल पेट्रोल है वो गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट होते हैं, गाड़ी में लोग कितने उससे मतलब नहीं है, इस चैप्टर के लिए उस पर मतलब नहीं है। ठीक है, वन राउंड ट्रिप का मतलब होता है टू एंड फ्रॉम दोनों, मतलब आना और जाना दोनों लोग हैं, वन राउंड ट्रिप में दोनों आएंगे। ठीक है, बट यहां देखो ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना भाई साहब, मजा ही आ जाएगा जब आप इसको पढ़ लोगे ना एक बार। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, समझो क्या पॉइंट है, आओ देखते हैं। पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। गुड ट्रांसपोर्ट में हम ऐसे मानते हैं, अगर राउंड ट्रिप है, ऐसे मान लो कि ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पर ट्रक आ रहा है, यहाँ से ट्रक सामान उठाएगा और वापसी जाएगा, या यहाँ पे सामान लाके अनलोड करेगा और वापसी जाएगा। तो बेसिकली गुड ट्रांसपोर्ट में क्या माना जाता है, एक साइड हमेशा खाली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ट्रक अपनी जगह से निकला, तो जब सामान अनलोड करने आ रहा था तब तो भरा हुआ था, जब अनलोड कर दिया तो वापसी खाली जा रहा है, या जब वो आया तो तब तो खाली था और आते हुए भरते हुए आ रहा है। मतलब राउंड ट्रिप में एक तरफ का खाली माना जाता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, किसमें, गुड ट्रांसपोर्ट में। ठीक है,
लेकिन अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा तो हम ऐसे ही मानते हैं कि हमेशा दोनों साइड भरी होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब आना और जाना दोनों समय पैसेंजर भरे हुए हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, इसको एबनॉर्मल नेचर की कॉस्ट मानते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट आता है, सर अब तो कॉस्ट शीट में अमेंडमेंट आ चुकी है। कॉस्ट शीट में जहां पर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से ऊपर इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्जेस आता है। अब तो वहां अमेंडमेंट आ गई, वहां ले रहे हो तो यहाँ पे भी लो। बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट शीट के चैप्टर में आया है, यहाँ पर नहीं आया ऐसा कुछ भी। इंटरेस्ट को हम नहीं मानेंगे, आपको इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ तक सही है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी, जरा उसको और समझ लो, क्या है उसको समझो। टायर और बैटरी, अगर टायर और बैटरी के साथ ऐसे लिखा है रिप्लेसमेंट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो कैलकुलेट लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर और बैटरी, नो रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है, आराम से सुनना। इसका मतलब क्या है, सुनो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं टायर और बैटरी की जो लाइफ है, टायर और बैटरी की जो लाइफ है मान लो वो 15 साल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईसीएआई के क्वेश्चन में आया है, केस बेस्ड सिनेरियो में आया है। ये जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का केस बेस्ड सिनेरियो है ना, वहां पर ये पॉइंट आया है। सीएनजी और ईवी कार करके है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नीचे लिखा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनना, मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी गाड़ी के लिए कोई टायर लेकर आए, कोई बैटरी लेकर आए जिसकी लाइफ 15 साल है। मैंने आपको बोला इसकी रिप्लेसमेंट होगी, इसकी रिप्लेसमेंट हर 5 सालों में होगी। सही है सर, बिल्कुल। और रिप्लेसमेंट के ऊपर हर बार जो खर्चा आएगा वो 3,000 रुपए का खर्चा आएगा। मान लो 3,000 रुपए का खर्चा आएगा हर बार। कुछ ऐसी रिप्लेसमेंट हो रही है, उसके अंदर का कोई कंपोनेंट चेंज हो रहा है या पूरी चेंज हो रही है, मान लो कुछ भी है, तो 3,000 का खर्चा है। अब एक बात समझना बेटा, 15 साल की लाइफ है तो मैं रिप्लेसमेंट कितनी बार कराऊंगा। यहां पर समझने वाली बात एक है, अगर 15 साल की लाइफ है तो मैं रिप्लेसमेंट सिर्फ 2 बार कराऊंगा। मतलब सर एक बार 5 साल के एंड पे, फिर 10वें साल के एंड पे, 15वें साल के एंड पे नहीं कराऊंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नो रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या था, टायर और बैटरी आप ऐसे समझ लो, मैं ये लाइफ 15 साल जो है ना, टायर और बैटरी से बोलने से अच्छा मैं बोलता हूँ गाड़ी की लाइफ है। मान लो गाड़ी की ही लाइफ 15 साल है, ठीक है, ऐसे समझो गाड़ी की लाइफ 15 साल है, उसके अंदर जो बैटरी लग रही है उसकी लाइफ है 5 साल। 5 साल बाद रिप्लेस करानी पड़ती है, रिप्लेस का खर्चा 3,000 आता है। अरे भैया अगर हर 5 साल बाद रिप्लेस करानी पड़ती है तो एक बार 5 साल खत्म होने के बाद कराऊंगा, एक बार 10 साल खत्म होने के बाद, 15वें साल पे क्यों कराओगे जब तो गाड़ी खत्म हो गई ना। सेम टू सेम केस टायर के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर कैलकुलेट एपोर्शन कॉस्ट, एमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ टायर और बैटरी फॉर अकाउंटिंग पीरियड। फिर जितने पीरियड का है उस हिसाब से निकाल दो, जैसे 5 साल का हो गया, 10 साल का, ये आपने टोटल कॉस्ट निकाल दी। अब जो टोटल कॉस्ट आई है वो 15 साल की है, 15 से डिवाइड कर दो, डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, सर्विसिंग में बहुत बार ऐसे लिखा होता है फॉर एवरी कंप्लीटेड 5,000 किलोमीटर। कंप्लीटेड 5,000 किलोमीटर का मतलब क्या है, अगर गाड़ी 17,000 किलोमीटर चली है, मान लो अगर गाड़ी आपकी 17,000 किलोमीटर चली है, दैट मीन्स यहाँ पे सर्विस सिर्फ 3 बार होगी। 3 बार कैसे, 5,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, फिर 5,000 और हो गए, फिर 5,000 और हो गए, 15,000 हो गए ना। उसके बाद तो अभी सिर्फ 2,000 किलोमीटर चले, सर्विस नहीं होगी, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है कंप्लीटेड। ध्यान रखना, वर्ड लिखा है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का सिंपल सा मतलब है जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ जब कराऊंगा। अगर यहाँ पर वर्ड एवरी कंप्लीटेड ये नहीं लिखा होता तो मैं यूनिटरी मेथड लगाता। यूनिटरी मेथड मतलब जैसे 10,000 रुपए का खर्चा होगा जब 5,000 किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर का आएगा और इस हिसाब से कर देता कितने किलोमीटर चली है। क्योंकि यहाँ पे वर्ड कंप्लीटेड लिखा है तो कंप्लीटेड का मतलब है जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा सर्विस नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। यहाँ तक एक बार बता दो, कोई डाउट कोई परेशानी है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। एक बार बताओ यहाँ तक कोई डाउट कोई परेशानी है, सब कुछ क्लियर है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर है, सबको चल सकता हूँ आगे। ठीक है, आगे चले, यहाँ से आओ। हाँ सर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आओ, इतने में कोई डाउट नहीं, यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। होटल इंडस्ट्री, अब होटल इंडस्ट्री क्या है आराम से समझना, स्पेशल ध्यान देना पीक सीजन और ऑफ सीजन की इंफॉर्मेशन पर। कोई भी पीक सीजन है, कोई भी ऑफ सीजन है, उसकी बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, पीक सीजन में प्राइसिंग अलग होती है, ऑफ सीजन में प्राइसिंग अलग होती है, तो थोड़ा ध्यान देना। रूम अटेंडेंट की सैलरी, कई बार रूम अटेंडेंट की सैलरी ऐसे लिखी होती है 10 रुपए पर रूम डे,
ऐसे लिखी होती है 10 रुपए पर रूम पर डे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रूम डेज निकाल लो, सबसे पहले आप रूम डेज निकाल लो। रूम डेज कितने हैं, जैसे टोटल रूम है 200 और पूरे साल में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो 350 दिन कर रहे हैं, तो 200 इंटू 350 शायद 70,000 आ जाएगा ये, है ना। देखो 350 और 200 ये आ गया 70,000, तो 70,000 रूम डेज हो गए। 70,000 रूम डेज को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब रूम अटेंडेंट की सैलरी पूरे साल की 7 लाख बनेगी। खाली रूम से मल्टीप्लाई नहीं होता, खाली डेज से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ 10 रुपए के साथ लिखा है रूम और डेज, तो रूम डेज निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना, गलती मत करना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉस्ट और फेयर है वो पर रूम पर डे के हिसाब से निकाली जाएगी। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को बिना किसी क्लासिफिकेशन के लिख कर आओ, मतलब फिक्स और वेरिएबल अलग अलग नहीं करना, सीधा सीधा एक साथ दिखा दो। ये सारे नोट्स ICAI के हिसाब से बने हुए हैं, तो सारा काम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है सर। आगे आओ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करते हैं। यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हॉस्पिटल इंडस्ट्री कौन सी होती है, समझो। बेड डेज इन अ ईयर। सर व्हाट डू यू मीन बाय बेड डेज, मतलब देखो आप ना कभी भी एप्रोप्रिएट फैक्टर को एक बार में नहीं समझ सकते, तो आप एप्रोप्रिएट फैक्टर को ऐसे समझा करो, अगर ऊपर कॉस्ट है और मैं नीचे लिखूंगा बेड डेज, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। कॉस्ट पर बेड पर डे, यही तो हॉस्पिटल में निकालना होता है ना। एक दिन का एक बेड का खर्चा कितना, क्योंकि खर्चा आएगा प्रॉफिट जोड़ूंगा तब सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना, बेड और डेज को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो कैसे होगा, बेड या पेशेंट कुछ भी ले लो, बेड बोल लो या पेशेंट बोल लो एक ही बात है। डेज ले लो, पूरे साल में कितने डेज है, और साथ में कई बार ऑक्यूपेंसी की परसेंटेज भी दे रखी होती है कि पूरे साल में 70% भरा हुआ है खाली, तो उसको भी मल्टीप्लाई करना यहाँ पर जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट या चार्जेस है वो पर पेशेंट डे या पर बेड डे के हिसाब से होते हैं, ठीक है, पेशेंट विजिट के हिसाब से होते हैं। जैसे एक्सरे है, CT स्कैन है, ये सब कुछ पेशेंट और डे, तो पेशेंट डे के हिसाब से, या ऐसे बोल लो बेड और डे उसके हिसाब से होते हैं। यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको फिक्स और वेरिएबल दोनों में बांटना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ICAI ने इसके ऊपर 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है, और ICAI ने क्वेश्चन में क्या निकलवाया है, ICAI ने बोला नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकालो। ICAI ने क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकालो टू ब्रेक इवन, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है पेशेंट डेज कितने होंगे ब्रेक इवन के लिए। बेटा ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है टोटल फिक्स कॉस्ट, और डिवाइड किससे कर दोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। पर मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, पर पेशेंट डे, तो यहाँ लिख लूंगा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, ठीक है। अब इसके लिए तो मेरे को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए होगी ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का ऊपर टोटल चाहिए, और सर वेरिएबल क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे निकाल रहे हो तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे कि फेयर कितना है, सेलिंग प्राइस मतलब फेयर, या इसमें होता है, इस पूरे चैप्टर में लेते हैं सेलिंग प्राइस को टेकिंग्स, फ्रेटेज, ये सारे सेल्स के नाम है, सेलिंग प्राइस के नाम है। तो सेलिंग प्राइस पर पेशेंट डे माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट डे, जब जाके ब्रेक इवन का ये कॉन्सेप्ट लग पाएगा। तो इसीलिए इसके क्वेश्चन में फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना थोड़ा सा जरूरी माना गया है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, जिसने भी किसी भी बच्चे ने अगर लेट ज्वाइन करा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसके सारे के सारे लेक्चर आपको ऐप पे मिलेंगे, आप ऐप पे जाके आराम से देखो, जितनी मर्जी बार देखने देखो और खत्म करना अपना बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट है, नंबर आपके सामने है, नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जैसे पूछना वैसे पूछो। आगे आओ, IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री का मैंने नीचे क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। IT इंडस्ट्री में कई बार प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट को चेक कर लो, कितने लोग चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। कई बार क्या होगा, वो आपको कंपनी का डाटा दे देगा कि हमारी कंपनी में 3 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 10 कोई और मैनेजर हैं, बट मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए 6 महीनों के लिए चाहिए, और उसमें 1 मैनेजर, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 अदर मैनेजर ऐसे लग रहे हैं। तो भाई मेरे प्रोजेक्ट में कितने लग रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन उस हिसाब से करना है, और 6 महीने के लिए लग रहे हैं तो सारा क्वेश्चन 6 महीने के हिसाब से होगा। जैसे मान लो प्रोजेक्ट के लिए 2 लैपटॉप लगे, तो लैपटॉप का डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 6 महीनों का लोगे, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखो जैसे 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए 6 महीनों के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पहले पूरी सैलरी जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ले लो, पर मुझे 6 महीने के लिए चाहिए तो 6/12 कर देना, ठीक है। अभी आएगा इसका क्वेश्चन, आपको हाथ के हाथ डिस्कस कर देता हूं इसका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ एक बात और, कई बार क्या होगा, यहाँ पर ओवरहेड जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होते हैं या एम्प्लॉय की सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ओवरहेड सैलरी पे डिपेंडेंट है तो मैं भी अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट में क्या करूंगा, देखो मैं भी अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट में क्या करूंगा, पहले एम्प्लॉय की सारी सैलरी ले लूंगा जितनी सैलरी है। अब ओवरहेड की बात आएगी, क्या करूंगा, पूरी कंपनी पे देख लो, जैसे पूरी कंपनी पे मान लो ओवरहेड 15 लाख के हैं, जब एम्प्लॉय की सैलरी 30 लाख है,
तो मैं बोल सकता हूं ना एम्प्लॉय की सैलरी का 50% है। सेम मेरे प्रोजेक्ट में जो सैलरी लग रही है उसका 50% आप यहां ले लेना, खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो आपको क्वेश्चन में खुद बताएगा ओवरहेड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो रिकवरी रेट के हिसाब से वैसे क्वेश्चन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी बिना किसी क्लासिफिकेशन के आपको क्वेश्चन करना होता है। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ ही दिखा देता हूँ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, हाथ के हाथ निपट जाएगा। यहीं पर मैंने ले रखा था इसका क्वेश्चन, शायद देख लेता हूँ एक बार, होगा इसका क्वेश्चन नीचे। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, साथ के साथ करते हैं क्वेश्चन को, आराम से समझना। जैसी प्रेजेंटेशन यहाँ लिखी है वैसी मत करना, जैसी प्रेजेंटेशन मैं बताऊं उस हिसाब से आप क्वेश्चन को करना। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन खोला हुआ है। ठीक है, तो आओ आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आराम से समझना, देखो क्या है। प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट ऑफ एंटिटी ए इन द ITES सेक्टर, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, उसमें है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हाँ सब सही चल रहा है, आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इतना सही है सब कुछ। और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसकी ड्यूरेशन दे रखी है, ड्यूरेशन कितनी है भाई? ड्यूरेशन है 6 महीना, ड्यूरेशन आपको 6 महीने की दे रखी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो आगे क्या लिखा है, सैलरी ऑफ 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 लाख रुपए ईच है, 3 लाख रुपए ईच है पर एनम। 2 प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है ईच पर एनम, और प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी 6 लाख पर एनम। ठीक है, इसके अलावा एडमिन और सर्विस ओवरहेड है। देखो एडमिन और सर्विस के साथ क्या लिखा है उसके ऊपर जाना। ये देखो एडमिन और सर्विस में क्या लिखा है, एडमिन और सर्विस में लिखा है रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी और सपोर्ट स्टाफ, ये सब मिलाकर के 15 लाख। मतलब सिंपल सी बात बोलूं, ये सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, तो पहले मेरे को अपनी कंपनी की सैलरी निकालनी पड़ेगी, ये कंपनी का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है, एडिशनल डिटेल फॉर अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। यहां से मेरे लिए क्वेश्चन चालू हुआ प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे लिए क्वेश्चन यहां से चालू होगा प्रोजेक्ट के लिए। तो भैया मैं तो अपना क्वेश्चन प्रोजेक्ट के हिसाब से करूंगा ना। ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन प्रोजेक्ट के हिसाब से करूंगा। आओ, एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट चाहिए, एक चाहिए, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, और प्रोजेक्ट जो है कितने महीने का है? 6 महीने का है। ऐसा कहीं ऊपर लिखा है, ये देखो ये लिखा, प्रोजेक्ट जो है 6 महीने का है। ठीक है, अच्छा, मैनेजर 2 महीने के एफर्ट लगाएगा। ठीक है, मैनेजर सिर्फ 2 महीने के एफर्ट लगाएगा। ट्रेवल एक्सपेंस हुए हैं 187 के। 2 लैपटॉप खरीदे 50,000 रुपए ईच, 50,000 रुपए ईच है, और उनकी लाइफ जो है वो 2 साल की है। हमें क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन कैसे होगा सुनो, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, देखो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले सैलरी निकाल लो, सैलरी कॉस्ट या एम्प्लॉय के सपोर्ट स्टाफ की कॉस्ट पूरी। क्यों? क्योंकि ओवरहेड उस पर डिपेंडेंट होगा। तो देखो मैं अगर अलग पेन से करूं, ये सही चल रहा है ना? हाँ देखो, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट चाहिए, तो एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की सैलरी हो जाएगी 4.5 लाख, पूरे साल की 4.5 लाख है, मुझे चाहिए 6/12। यहां तक सही है, आ जाएगी जितनी आ रही है। एक के बाद है 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, एक की सैलरी 3 लाख है, तो 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, और 6/12 ये भी कर दो, सही है। इसके अलावा मैनेजर सिर्फ 2 महीने लगा रहा है, तो मैनेजर तो एक ही है, 6 लाख, उसका 2/12 ले लेना। ये हो गई हमारी सैलरी। आओ अपनी सैलरी कैलकुलेट कर लें, तो 4.5 लाख को डिवाइड बाय 2 कर दो, बेसिकली डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 2.25 लाख। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 9 लाख, 9 लाख का आधा करोगे 4.5 लाख, और 6 लाख को यहां पर करोगे 1/6, ये 1 लाख आएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2.25 प्लस में 4.5 और प्लस में 1, बेटा टोटल हो जाएगी 7.75 लाख। ठीक है, ये मेरी सैलरी आ गई। अब इस सैलरी पे आप ओवरहेड लगाओगे। अब ओवरहेड कैसे लगेगा समझना, पहले आप कंपनी की सैलरी निकालो, मैं यहीं पर कर रहा हूं, पहले पूरी कंपनी की सैलरी। कंपनी की सैलरी कैसे? 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 3 लाख खर्चा एक का है, टोटल हो गया 15 लाख। 2 सॉफ्टवेयर है 4.5 लाख के हिसाब से 9 लाख हो गया, और एक 6 लाख, तो टोटल सैलरी कितनी आ रही है? देखो 30 लाख की सैलरी आ रही है। 30 लाख की सैलरी है जब 15 लाख का खर्चा है, तो ओवरहेड 15 लाख का है जब 30 लाख की सैलरी है। बोल सकता हूं 50%? हाँ, तो भैया मेरे को अपने ओवरहेड का भी 50% लेना पड़ेगा। 7.75 का 50% ले लो, ये आ जाएगा 3.875 लाख। यहां तक सही है? हाँ सर। अब इसके बाद फालतू जो भी खर्चे बचे हैं वो जोड़ दो। इसके बाद एक है ट्रेवल एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस कितने हैं? 187,500 के, उसको भी ले लो। और लैपटॉप, अब लैपटॉप ध्यान से देखना, लैपटॉप ध्यान से देखो, लैपटॉप में क्या होगा? 2 लैपटॉप है, लैपटॉप है 50,000 रुपए के, ये तो हो गई इनकी टोटल कॉस्ट, माइनस कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, छोड़ो, ये हो गई टोटल कॉस्ट। अब इनकी लाइफ है 2 साल, 2 साल से डिवाइड करो, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन आया, पर मुझे 1 साल का थोड़ी चाहिए, मुझे तो 6 महीनों का चाहिए, तो 6 महीनों का निकालना। ठीक है, तो 50,000 को, मतलब ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा 25,000, 50,000 को 2 से डिवाइड करके टोटल कॉस्ट मैच कर लेते। 7.75 लाख, 3.875 लाख। ठीक है, उसके बाद कितना है? 1.875 है ना, प्लस 1.875, और उसके बाद कितना? 25,000, मतलब प्लस 0.25 ना। ठीक है, 13.75, ये देखो टोटल खर्चा 13,75,000 आ जाएगा आपका। ठीक है,
बताओ अच्छे से समझ में आया ना? प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं रखनी जैसी प्रेजेंटेशन मैंने बताई आपको, सीधा सीधा खर्चे जोड़ते जाओ वैसे। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आता है 5-6 नंबर का। ठीक है जी, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट हो बेटा पूछ लेना चैट बॉक्स में, ठीक है? और बाद में अगर कोई बच्चा वीडियो देखेगा, जैसे मर्जी डाउट पूछना चाहो पूछ लेना। आओ आगे चलते हैं। टोल रोड, टोल रोड में ध्यान रखना कभी भी कोई कैपिटल कॉस्ट है, जैसे कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, जैसे वो बोलेगा पूरा रोड बनाया, पूरे रोड में कॉस्ट लगी 1000 करोड़ की और रोड की लाइफ 10 साल है, तो भैया डेप्रिसिएशन लेना 1000 करोड़ मत लेना। 1000 करोड़ को 10 से डिवाइड करोगे, एक साल का आएगा जो भी आएगा, 100 करोड़ आएगा तो 100 करोड़ लूंगा। और रिकरिंग एक्सपेंस पूरे पीरियड के लोगे, जैसे एक साल के जो जो रिकरिंग एक्सपेंस है, कलेक्शन एक्सपेंडिचर है, कोई भी खर्चे हैं वो सारे के सारे मैं लूंगा। ठीक है? अब टोल प्लाजा में प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, पर किलोमीटर होती है, जितने वॉल्यूम चले उस हिसाब से। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे भी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बिना किसी क्लासिफिकेशन के। ठीक है? कई बार यहाँ पे ना इसके ऊपर थ्योरी पे क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, बीओटी किसको बोलते हैं? आओ बीओटी समझाता हूं। अगर आपने मेरा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का लेक्चर देखा है, ठीक है, तो उसमें सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाते हुए भी मैंने बोला था कि बीओटी एक थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको करके जाना। और मई 25 के पेपर में शायद आया भी था उसके ऊपर, मई 25 या जनवरी 25 किसी में तो आया था थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है? देखो बेटा, अगर नाम पढ़ोगे ना तो नाम से क्लियर है, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसको ऑपरेट भी बोल सकते हो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब क्या है, मतलब समझो। बड़े बड़े रोड सरकार नहीं बनाना चाहती, तो सरकार क्या कहती है, सरकार उसके लिए टेंडर निकालती है और अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा ऐसे लोग जाकर के अप्लाई करते हैं कि हम आपके लिए रोड बनाएंगे। अब यार ये सारे बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, ये ऐसे ही थोड़ी ना रोड बनाएंगे सरकार के लिए। तो होता क्या है, सरकार ने टेंडर निकाला और टेंडर निकालने के बाद इन लोगों ने अप्लाई करा, बिड लगाई, और मान लो अंबानी को एक ऑर्डर मिल गया कि आपको 10 किलोमीटर का रोड बनाना है। 10 किलोमीटर के लिए अंबानी ने जो टोटल खर्चा करा, मान लेते हैं 150 करोड़ का करा। अब होगा क्या, ये जो रोड बन गया ना, बन के तैयार हो गया, अंबानी क्या करेगा, यहाँ पर एक टोल और यहाँ पर एक टोल लगा देंगे। अंबानी जी दोनों तरफ एक टोल लगा देंगे कि भैया यहाँ से जो व्हीकल जा रहे हैं और यहाँ से जो व्हीकल जा रहे हैं हमसे पैसा मिलता रहे। ठीक है? इनको पैसा मिलता गया मिलता गया मिलता गया, तो इन्होंने 150 करोड़ लगाया था और इनका ये था एक्सपेक्टेड कि मैं 200 करोड़ तक कमा लूं, मतलब टोटल 150 रिकवरी हो जाए, 50 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए। इन्होंने कमा लिया, 10 साल 20 साल इन्होंने ये पैसा कमा लिया। अब जैसे ये पैसा कमा लिया, पैसा कमाने के बाद सरकार कहती है आपने अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली, अंबानी जी बोलेंगे हाँ, उन्होंने बोलेंगे सरकार प्रॉफिट रिकवर कर लिया, अंबानी जी बोलेंगे हाँ। अब सरकार क्या बोलेगी, जितना आपने रिकवर करना था कर लिया ना, अब ये रोड हमें दे दो। ठीक है? अब ये रोड हमारी हो गई और अब सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो टोल रोड लगा के रख सकती है, नहीं तो इस रोड को फ्री कर देगी बिना टोल के। ठीक है? इस तरीके से बनता है। तो बिल्ड, बिल्ड किसने करा, प्राइवेट सेक्टर ने। ऑपरेट कौन कर रहा है, पहले प्राइवेट करता है, सारे पैसे रिकवर करता है, फिर ट्रांसफर होता है, फिर ट्रांसफर किसको होता है, सरकार को, और सरकार अपने हिसाब से चल सकती है। ठीक है? ये होता है। कंसेशन पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड विद इन विच प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन रिकवर टोल। जैसे अंबानी जी को 10 साल लगे थे टोल रिकवर करने के लिए, उसको बोला जाता है कंसेशन पीरियड, कि सरकार ने कंसेशन पीरियड दिया है, आप बनाओ, आप रिकवरी कर लो, उसके बाद हमें ये दे देना, पहले आप अपना पैसा रिकवर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो अब एक बार इसको आप पढ़ के देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इनकम होती है वो स्टूडेंट की फीस होती है। जैसे मान लो मेरी इनकम क्या है, जो मैं आप लोगों से ले रहा हूं, अब मेरे खर्चे क्या है, मेरे खर्चे हैं जो मैं स्टाफ के लिए खर्चा कर रहा हूं। मान लो हमारे पीछे एक टेक्नीशियन साहब बैठे हैं जो आप सबकी क्वेरीज को देख रहे हैं, एक बंदा बैठा है जो प्रिंट कर रहा है किताबों को, एक बंदा बैठा है जो टेस्ट को इवेल्युएट कर रहा है बहुत अच्छे से, उसके बाद लाके मेरे से चेक करा रहा है, ये सारा खर्चा, बाकी जो खर्चे हैं वो आएंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसे आता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा भी आपको। स्कूल 12 महीने में से 10 महीने खुला है, 2 महीने की छुट्टी है, पर ध्यान रखना बेटा मेरे सारे खर्चे 12 महीने के ही होंगे। ऐसे समझो मेरे पीछे जितना स्टाफ बैठा है वो क्या बोलेगा, अरे तुम 12 महीने में से 10 महीने स्कूल खोलो, लेकिन हम तो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं ना, हमें तो बाकी 2 महीने की भी सैलरी चाहिए, हमारे बीवी बच्चे कहाँ से पलेंगे। बात बिल्कुल ठीक है भाई, या हमारी फैमिली कैसे चलेगी। तो भैया ध्यान रखना मेरे को 12 महीने के ही खर्चे होंगे, इवन जो पैसा आएगा, जो सारी बच्चों से पैसा आएगा वो भी 12 महीने का आता है। जब तुम छोटे बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, तुम्हारी नाक भा करती थी और तुम स्कूल जाने के लिए रोया करते थे, नहीं जाना स्कूल, ये है वो है फालतू है, वैसे ही जैसे आजकल का मौसम है वैसे में तो कोई स्कूल नहीं जाना चाहता। ठीक है? अब हुआ क्या, तुम स्कूल जाना नहीं चाहते। ठीक है? अब स्कूल में जो पैसे जाते थे, ऐसा थोड़ी होता था कि 2 महीने समर वेकेशन है तो उसकी फीस नहीं जाएगी, फीस तो जाती थी ना। हाँ, फीस हमेशा जाती है, खर्चे सारे 12 महीने के होते हैं। बट यहाँ एक बात ध्यान रखना, बस का जो डीजल का खर्चा है वो 10 महीने के हिसाब से लगेगा, क्योंकि बेटा बस तो चली ही 10 महीने ना,
बाकी 2 महीने तो आप घर पे थे, बस तो लेने नहीं आई आपको, और बस लेने नहीं आई तो जो उसका डीजल का, सिर्फ डीजल का जो खर्चा है वो 10 महीने का होगा। बस का जो ड्राइवर है 12 महीने का, क्योंकि ड्राइवर को भाई पूरे पैसे देने, उसको भी अपनी फैमिली को पालना है अच्छे से, ठीक है। सारे खर्चे 12 महीने के, डेप्रिसिएशन 12 महीने, सब 12 महीने। बट बेटा बस चली नहीं है, अगर चली नहीं है तो चलने से रिलेटेड जो जो खर्चे होंगे, वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो 10 महीने के लेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर पे नॉर्मल क्वेश्चन आता है, क्रेडिट कार्ड है, लोन है, इंश्योरेंस है। ये यहाँ पर ऐसे मान लो एक गाड़ी का डीलर है। अब गाड़ी के डीलर की बात समझना, एक मान लो मैं गाड़ी का डीलर हूं और मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो, मैंने 3,000 लाख की गाड़ी बेच दी। भाई ये मेरा सेल्स नहीं है, ध्यान रखना। 3,000 लाख की गाड़ी बेची, गाड़ी किसी और की थी, मैंने किसी और को बेच दी, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुम सबने देखा होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी ने पीटर फर्नांडिस की जो गाड़ी थी वो अय्यर को बिकवा दी, ठीक है। तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि सोडी जो मतलब जो बीच वाला जो बंदा है उसने कोई सेल करी है, उसकी इनकम है, समझना। मैं डीलर हूं, मैंने 3,000 लाख की गाड़ियां बिकवाई, गाड़ी किसी और की थी, किसी और को बिकवाई, ये मेरी सेल नहीं है। मेरी सेल क्या ली जाएगी, इस 3,000 लाख पे मेरा 10% का कमीशन था, तो भैया मेरा आया 300 लाख सेल, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये सेल है, अभी इसमें से मैं अपने सारे खर्चे माइनस करूंगा, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो मेरे लिए मैंने गाड़ियां कितने में बिकवाई वो मैटर नहीं करता, उस पर जो मेरे को कमीशन मिली वो मेरा रेवेन्यू है, जिसमें से मेरी सारी कॉस्ट माइनस होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और इनकी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग लेना। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में बता रखा होता है ये क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट है, ये लोन की है, ये इंश्योरेंस, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो सबकी अलग अलग होगी। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जनरली उसको नंबर्स के बेसिस पे बांट देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है 5,000, लोन आपने बेचे 300 और इंश्योरेंस बेची 500। लोन भी तो बिकते हैं ना, आपके पास भी तो कॉल आता होगा लोन ले लो, वो सब, ठीक है। डीलर वाला पॉइंट याद रखना। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे बिना किसी क्लासिफिकेशन के। सेम पावर हाउस जैसे कोल वगैरह, तो कोल की भी कॉस्ट आएगी, अदर रिलेटेड कॉस्ट भी आएगी। पर किलोवाट आवर निकालनी है, ऊपर टोटल कॉस्ट ले लो, नीचे देख लो कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, किलोवाट आवर से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। इसको भी फिक्स और वेरिएबल में बांटना होता है, जैसे ICAI बोलता है तो अपन इसको फिक्स और वेरिएबल में बांट देंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। एक लास्ट इंश्योरेंस सर्विस। बेटा इंश्योरेंस सर्विस का ना एक क्वेश्चन है ICAI के स्टडी मटेरियल में, मैंने नीचे दे भी रखा है और मैंने अपने स्टडी मैट की मैराथन में वो करा भी रखा है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसका फॉर्मेट ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में पूछेंगे तो मेरे को इसी फॉर्मेट में आंसर देना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना, ठीक है। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल सपोर्ट, ठीक है। इवन बेसिकली वो आपको कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको बेचारा क्वेश्चन इतना मासूम होता है, खुद आपको बताया था मुझे इन 4 कैटेगरी में कॉस्ट को बांट के दो, तो 4 कैटेगरी में बांट देना कौन सी बड़ी बात है। जैसे पहला है प्रोडक्ट को डेवलप करा, मार्केटिंग और सेल्स का खर्चा, तो सेल का खर्चा आ गया, मार्केटिंग का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट खत्म। अगला आएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो डे टू डे रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जैसे इशुएंस का खर्चा, पॉलिसी की सर्विस कराई उसका खर्चा, क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट, किसी ने क्लेम मांगा उसका खर्चा, मतलब जो डे टू डे में आप ऑपरेट कर रहे हो उसका खर्चा। IT कॉस्ट, IT इंजीनियर बिठा रखा है कोई, IT सपोर्ट है उसका कोई खर्चा, ठीक है। बाकी सपोर्ट में क्या आएगा, जैसे पोस्टेज, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे को इंश्योरेंस के पेपर पोस्ट कराने होते हैं, कोई फैसिलिटी दी, एम्प्लॉय का खर्चा, ऑफिस एडमिन, ये सारा सपोर्ट में आएगा, क्योंकि ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट है एज पर ओवरहेड चैप्टर, ठीक है। सारी कॉस्ट आ गई और सारी कॉस्ट को नंबर ऑफ पॉलिसी से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को अपने खर्चों को 4 पार्ट में बांटना है। पहला, प्रोडक्ट को डेवलप करा, सेल्स करी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग खत्म। एक IT में, एक सपोर्ट में जहां बाकी सारा सपोर्ट आ गया, ठीक है, और एक ऑपरेशंस, डे टू डे खर्चे। फिर लास्ट में कुछ नहीं करना, टोटल कॉस्ट लोगे, नंबर ऑफ पॉलिसी से डिवाइड करोगे, कॉस्ट पर पॉलिसी आ जाएगा। अगर आपने खर्चे इस हिसाब से नहीं बांटे, आंसर तो सेम आएगा लेकिन नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। बस इसी के साथ सर्विस कॉस्टिंग के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट थे हमने सारे कर लिए। पहले आप यहां तक बता दो, कोई डाउट है तो, वरना मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। बोलो जी, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक, यह सब कुछ क्लियर है अच्छे से, एक बार बता रहा तो ही आगे चलेंगे यहाँ से, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट कोई परेशानी है तो बोलो, ठीक है। चल सकता हूँ यहाँ से आगे, क्या कहती है पब्लिक, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी के बाद, ठीक है। इसके बाद आओ कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो मैं आपको यहाँ पे मैंने जान के सॉल्यूशन में नहीं लिखा,
मैं जो हैंड रिटन वाले सॉल्यूशन होंगे वहां से इसको आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन रखे भी नहीं है, 6-7 क्वेश्चन रखे हैं खाली। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चार्ज 900 पर टन फॉर इट्स 6 टन ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू बी। मतलब ए से बी में आप सामान लेकर के आ रहे हो, अगर ए से सामान लेकर के आ रहे हो बी में, तो 900 रुपए पर टन आपको मुझे देना पड़ेगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, फ्रेटेज है, भाड़ा है। और चार्जेस रिटर्न जर्नी के, मतलब बी से ए जाओगे तो 840 आएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ठीक है। नो कंसेशन और रिडक्शन इन दिस रेट इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी। बेटा ए और बी के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन सी है, आपने यहाँ पे कोई भी सामान उतारा, आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ए से लेकर के बी 900 रुपए है, बी से लेके वापसी ए आओगे 840 रुपए। आप ऐसा समझ लो, आप दिल्ली से लेके आगरा की ट्रेन की टिकट करा रहे हो, बीच में आप कहीं पे उतरोगे तो कंसेशन नहीं मिलेगा, वैसे वाली बात है, ठीक है। इन जनवरी में 12 आउटवर्ड जर्नी आपने करी और सिटी बी के लिए 12 जर्नी करी विद फुल लोड के साथ करी थी, पूरे लोड के साथ, ठीक है, ठीक है। आउट ऑफ विच 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी। क्या बोला, ध्यान से सुनो। आपकी कैपेसिटी थी 6 टन की, आप ए से बी में गए टोटल 12 बार, ए से लेके बी जा रहे थे 12 बार, जिसमें से 2 बार आप सी स्टेशन पर रुके हो और वहां पर आपने 2 टन का सामान उतारा है, ठीक है। ये देखो, आपको ये बात ना मैं एक बार समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने खोला हुआ नहीं है वो चैप्टर, एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने डायग्राम बनवा के समझाया था पूरा क्लास में, तो आपको भी वैसे ही समझाऊंगा, आ जाओ, ठीक है। ये रहा डायग्राम, ठीक है, लो ध्यान से समझना इसको। ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर को छोड़ दो और आप सीधा आओ क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। इसको हटा दो। देखो तो भैया 12 जर्नी हुई थी, आउटवर्ड में 12 जर्नी थी, 12 में से क्या हुआ होगा, 2 बार सी पे रुका है, तो 2 बार को छोड़ दो, पहले तो आप सीधा 10 बार गए होगे, हाँ ठीक है। तो देखो 12 में से 10 जर्नी तो ए से बी गया, कितना सामान लेकर के गया, 6 टन, ठीक है। बाकी 2 जर्नी में क्या हुआ, बाकी 2 जर्नी में 6 टन लेकर गए थे ए से बी, ए से सी, और सी पे आपने 2 टन उतार दिया। अगर 2 टन उतार दिया तो आगे 4 टन गया होगा, और जितने किलोमीटर है उतने किलोमीटर मैं अभी समझा दूंगा, नीचे दे रखा है डाटा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, हाँ सर इतना अच्छे से समझ में आ गया अपने को, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आओ, ठीक है, यहां तक हो गया। द ट्रक कैरी अ लोड ऑफ 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स बट वंस कॉट बाय पुलिस, और 12,000 का फाइन आ गया। अब भाई अगर ए से बी 12 बार गए हो तो वापसी भी तो 12 बार आओगे, तो वापसी का खेल पूरा अलग करो। जब वापसी आप 12 बार आ रहे थे तो 6 टन की जगह आप 8 टन सामान ओवरलोड करके आ रहे थे। आपने भी देखा होगा, जब आप रात में कहीं पर निकलते हो, शादी वादी से आ रहे होते हो, तो ट्रांसपोर्ट वाले चल रहे होते हैं ओवरलोड करके, ठीक है। 6 टन की कैपेसिटी है, लेके आप 8 टन आ रहे हो, ठीक है। 5 बार लेकर आए थे, लेकिन एक बार आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ये आपका खर्चा है, आप अपनी कॉस्ट शीट में नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऐसा 5 बार हुआ। फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स, मतलब 5 बार ऐसा हुआ, बाकी 7 ट्रिप बची, ठीक है। फुल लोड आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। इसका मतलब सुनो, जब अब वापसी 12 बार आ रहे थे तो 12 बार के 2 टुकड़े करो, 5 अलग 7 अलग। जो 5 अलग करे वो तो आप 8 टन लेकर आ रहे थे, बाकी 7 में आप 6 टन लेकर आ रहे थे। उन 7 में से एक बार ऐसा हुआ जब आपने सारा सामान सी पे उतार दिया, ठीक है। आओ जरा इसको समझते हैं। ये देखो, रिटर्न को समझो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। रिटर्न की है 12 जर्नी, 12 में से पहले 5 जर्नी अलग करो, जब आप 8 टन लेकर आए हो बी से ए, खत्म। बाकी 7 बची, बाकी 7 में से एक जर्नी पे तो सामान कैसा आया, 6 टन आया बी से सी, और आगे 0 टन आया, क्योंकि सारा का सारा सामान आपने यहाँ उतार दिया होगा। 7 में से एक बार ऐसा हुआ है, तो बाकी 6 में क्या हुआ होगा, बाकी 6 में नॉर्मल 300 किलोमीटर 6 टन के हिसाब से 6 टन लेकर के आए हो, ठीक है। सर किलोमीटर कहाँ लिखा है वो भी बता दो। देखो किलोमीटर बताता हूँ, डिस्टेंस दे रखा है ए से सी पे 140 है, ए से लेकर सी 140 का डिस्टेंस है, और ए से बी 300 है। अगर ए से बी 300 है तो ये बैलेंसिंग फिगर 160 हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी तो खर्चा दे रखा है, फिक्स कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग चार्जेस जो है जनवरी के इतने, अगर ये जनवरी के हैं तो ये एनुअल है, इनको भी जनवरी पर ले आना। क्वेश्चन बोला एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से सॉल्व करो। कमर्शियल मैंने स्टडी मैट में डिस्कस कर रखा, आप वो कर लेना। एब्सोल्यूट वाला ही अच्छा था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। लास्ट में बोला प्रॉफिट निकालो। अब यहाँ क्वेश्चन में एक बात खाली आपको और बताता हूँ, ऐसे देखो आप एब्सोल्यूट टन किलोमीटर तो आप निकाल लोगे, एब्सोल्यूट में होगा ये प्लस ये वाला भी प्लस ये वाला भी, ये तो हो गया कौन सा, आउटवर्ड जर्नी। जब रिटर्न का लोगे ये भी लोगे प्लस ये और ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। सारे आपने ले लिया, आउटवर्ड भी ले लिया, इनवर्ड भी ले लिया, यहाँ तक सही है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो इन दोनों को मंथली लाना, क्योंकि जो अगला रनिंग खर्चा है वो महीने का है, डिवाइड कर देना 10 किलोमीटर से आ जाएगा, यहाँ तक सही है।
इसमें फाइन मत दिखाना। पर जब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट निकालो, अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट में तो जो मेरी ऊपर की कॉस्ट है वो भी और 12,000 का फाइन ये भी लूंगा, क्योंकि जब मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूं जब तो फाइन को माइनस करूंगा ना। हाँ सर रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू बहुत नॉर्मल है, जब आप ए से बी गए थे, टोटल पूरे बार 12 बार आप गए हो, टोटल गए हो 12 बार, हर बार 6 टन लेकर के गए हो, और जो चार्जेस थे वो थे 900। आप सी पे रुके हो नहीं रुके हो उससे मतलब ही नहीं है, रेवेन्यू में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे जब वापसी आए हो, वापसी 12 बार आए हो, लेकिन 5 बार अलग सामान लेकर आए हो, 5 टाइम्स अलग, 7 टाइम अलग, 7 टाइम तो 6 टन लेकर आए हो, यहाँ पे 8 टन लेकर आए हो। 8 टन आप लाए ही इस लालच में थे कि मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 840 से, क्योंकि रिटर्न जर्नी पे जो है वो 840 है। बस ये सेल हो गई, टोटल सेल हो गई, माइनस कॉस्ट कर देना, प्रॉफिट आ गया, खत्म, ठीक है। तो भाई ये ध्यान से करना, क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत आराम से तसल्ली से मैंने क्वेश्चन समझाया, ठीक है। आगे चल सकता हूँ ना? आओ अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक बार मुझे बता भी देना क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या, बता देना बेटा। देखो बेटा अब आगे कोई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके मेरे को 1-2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आओ, ईपीएस इज अ पब्लिक स्कूल, ईपीएस एक आपका पब्लिक स्कूल है। अब इसको ऊपर ही कर देता हूँ। Having 25 buses each plying in a different direction for the transport of a school student, in a view of large number of students availing of bus service, the bus work 2 shift daily, 2 शिफ्ट काम करती है। कैसे? एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में, ठीक है। The bus are garage in the school, the workload of student has been so arranged that in the morning first trip pick up the senior student। अब आप ऐसे समझना इस चीज को, ये लो मैं ये वाला क्वेश्चन यहीं खोल देता हूँ ताकि सामने में थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा सकूं आपको, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, ठीक है। आओ क्वेश्चन समझना, आपके पास क्वेश्चन है ही सही, ठीक है, या मैं यही बताया हूँ आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ रहा होगा, छोड़ो एक ही बात है, ठीक है। ये स्कूल है, तो स्कूल में से पहली ट्रिप पहली बार गए मॉर्निंग में और सीनियर स्टूडेंट को लेकर आई बस, ठीक है। अभी मॉर्निंग ही चल रही है, अभी मॉर्निंग ही चल रही है, ठीक है। सेकेंड ट्रिप 1 घंटे बाद, अब 1 घंटे बाद छोटे बच्चे भी तैयार हो गए होंगे, फिर से बस गई और उनको लेकर के आई, तो मॉर्निंग में बस के 4 चक्कर लगे। मॉर्निंग में 4 कैसे? पहले गए और आए सीनियर को लेकर के, फिर गए और आए जूनियर को लेके। बेटा अगर मॉर्निंग में 4 लगे हैं तो आफ्टरनून में यही 4 चक्कर लगेंगे। पहले जाओगे जूनियर को छोड़ के आओगे और वापसी आओगे, फिर जाओगे सीनियर को छोड़ने और वापसी आओगे, मतलब एक दिन में एक बस के 8 चक्कर लग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो वही लिखा बाद में, ठीक है। एक तरफ का डिस्टेंस 16 है, अगर एक तरफ का डिस्टेंस 16 है तो एक तरफ का डिस्टेंस टोटल 8 बार आना जाना कराया आपने, तो एक दिन का एक बस का डिस्टेंस हो गया, एक दिन का एक बस का 128 किलोमीटर हो गया, ठीक है। टोटल 24 दिन महीनों में चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मई और जून में बंद रहता है, अगर मई और जून में बंद रहता है तो किलोमीटर जब निकालोगे तो 10 महीनों के निकालोगे, बाकी सारे खर्चे 12 महीनों के, फीस भी 12 महीनों की आएगी, ठीक है। द बस हाउएवर, बस की जो फी है वो 12 महीने की है, सारे एक्सपेंसेस पूरे साल के हैं, एक्सपेंसेस आपको दे रखे। आओ एक्सपेंसेस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवर की सैलरी है, लिखा हुआ है साफ साफ, ड्राइवर की सैलरी 12 महीनों की है। एक ही क्लीनर है 5 बसेस का, अगर एक क्लीनर 5 बसेस का है तो क्लीनर की सैलरी लो, क्लीनर की सैलरी को आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, एक क्लीनर 5 बसेस का है, टोटल 25 बस है तो 5 क्लीनर होंगे, तो 5 क्लीनर की सैलरी निकाल देना। लाइसेंस फी ठीक है, इंश्योरेंस ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल की कॉस्ट है 18.5, और नीचे देखो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलोगे, सुनो 1 लीटर की कॉस्ट है 18.5 और 1 लीटर में चलोगे 10 किलोमीटर, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ ना 18.5 रुपए चलेंगे 10 किलोमीटर के, तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना हो गया? 18.5 बाय 10, ये 1 किलोमीटर का आ गया, तो 1 किलोमीटर का हो गया 1.85। अगर 1 किलोमीटर का इतना है तो 10 महीनों के जितने किलोमीटर डीजल का खर्चा निकाल देना। सीटिंग कैपेसिटी 60 है जो हमेशा भरी रहती है, सीटिंग कैपेसिटी 60 है हमेशा भरी रहती है, तो कॉस्ट का काम तो आप कर लोगे, पूरे साल के सारे खर्चे दे रखे, ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ ये बात समझो, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्या बोला? स्कूल जो है डिफरेंशियल बस फी लगा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 किलोमीटर के दायरे से आ रहे हैं, कुछ ऐसे जो 8 से, कुछ ऐसे जो 16 किलोमीटर के दायरे से आ रहे हैं। भाई अगर मैं इनसे फुल फीस ले रहा हूं तो 8 वालों से 50% लूंगा और 4 वालों से 25% लूंगा, ठीक है। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं? तो 4 किलोमीटर से आने वाले 15%, 8 वाले 30 और 16 वाले 55%, इतने इतने परसेंट में आपको बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ टोटल बच्चे एक बस में कितने बैठ रहे हैं? सर एक बस में बच्चा बैठ रहा है 120। कैसे 120? जब पहले बस गई थी तो 60 बच्चे सीनियर वालों को लेकर के आई थी, फिर जब वापसी बस गई थी तो 60 बच्चे जूनियर को लेकर आए थे, ठीक है।
तो सुबह टोटल 120 बच्चे आए एक बस से स्कूल में, तो बेटा वापसी भी तो वही जाएंगे 120 120 120 240 मत कर देना, जो बच्चे आए हैं वही तो जाएंगे। तो बच्चे तो 120 है, 60 सीनियर 60 जूनियर, एक बस के बता रहा हूं, एक बस के 120 है। अब देखो मैं क्वेश्चन को करूंगा कैसे, वो समझना ध्यान से। पहले आपने एक बस की टोटल कॉस्ट निकाल दी, प्रॉफिट कुछ नहीं है, स्कूल को कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट होता तो जुड़ जाता। वैसे ही बेटा हमारे इसमें लाइन में कहाँ ही है, हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम कुछ कमाते थोड़ी, हम तो सिर्फ सोशल सर्विस कर रहे हैं, है ना। चलो अब तो फर्स्ट आया, फर्स्ट क्या लिया हमने, एक बस के सारे खर्चे निकाल दिए, ठीक है। अब ये खर्चे रिकवर करने, अब रिकवर कैसे होंगे ध्यान से समझो। पूरी क्लास में मतलब पूरे एक बस में बच्चे हैं 120, अब आप 120 को तोड़ो, 120 को तोड़ोगे कैसे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ था 120 में से इतना इतना परसेंटेज बच्चा आ रहा है, लो मैं यहीं करके दिखाता हूं आपको। 120 में से 15% बच्चा, तो 120 का 15%, 18 बच्चे तो आ रहे हैं 4 किलोमीटर के दायरे से, 120 का 30%, 120 का 30% हो गया 36 बच्चे, टोटल 120 है, ठीक है। और 120 का बाकी बचा हुआ 55% कितना हो गया 66, इतने इतने बच्चे आ रहे हैं। अब आप ऐसे समझो, अगर इनसे मैं फुल फीस ले रहा हूं तो इनसे लूंगा 0.5x, इनसे लूंगा 0.25x। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट का, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला हो जाएगा 66x, फिर है 36 इंटू में 0.5, ये हो जाएगा 18x, ठीक है। और ऊपर कितना था 18 था ना, तो 18 इंटू में 0.25, ये कितना हो जाएगा 4.5x, ये हो गया। अब आप सबको जोड़ लो, 4.5 ही लेना कोई दिक्कत नहीं है, तो 66 साथ में 4.5 और साथ में है 18, ये हो गया 88.5x। तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हो गए। और मेरे को टोटल रिकवरी कितनी करनी है, टोटल रिकवरी करनी है, ये डिवाइड कर दो इसको 88.5 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 252082, इसको डिवाइड कर देते हैं 88.5 से, x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये पूरे साल की आ रही है x की वैल्यू 2848.38। अब इसको डिवाइड बाय 12 कर दूं तो एक की आ जाएगी 237 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये देखो x की वैल्यू आ जाएगी 237। 12 से भी डिवाइड करना जरूरी है ना, एक महीने का निकालना। अगर इसका इतना है तो इसका आ जाएगा, इसका 25%, इसका आ जाएगा 50%। तो ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन, ठीक है। आओ यहां से आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको, पानी भर लूं फिर बताता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन हर क्वेश्चन को इस तरीके से करके जाओ कि पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपसे बहुत आराम से हो जाए, ठीक है। यहां तक हो गया सब कुछ, आओ खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आओ देखो, वॉयेजर कैब प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली बेस्ड कैब रेंटिंग कंपनी है, प्रोवाइडेड कैब फैसिलिटी ऑन द रेंट फॉर सिटीज दिल्ली आगरा जयपुर, ठीक है, टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। उसने 3 दिन का पैकेज निकाला है बेटा, 3 दिन का टूर पैकेज है, ध्यान से बात को समझना, 3 दिन का टूर पैकेज है तो सारा खर्चा 3 दिन का लोगे, ठीक है। पहले दिल्ली से जाओगे जयपुर, जयपुर से आगरा और आगरा से दोबारा दिल्ली, तो टोटल इसी तरीके से अपन चलेंगे, ठीक है। दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस दिया है, दिल्ली से आगरा का दिया, आगरा से जयपुर दिया, ध्यान से उठाना, पहले दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से आगरा, फिर आगरा से वापसी दिल्ली, ठीक है। सर तीनों जगह पे प्राइस ऑफ डीजल दे रखा है, और आपको पता है जो डीजल का और पेट्रोल का प्राइस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो अलग अलग हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। पर जो कैब की माइलेज है वो तो एक ही रहेगी ना, कैब की माइलेज एक रहेगी कि 1 लीटर में टोटल 16 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौफर मतलब ड्राइवर की सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखा है। अब यहाँ देखो एक्सपेक्टेड लाइफ दे रखी है 24 लाख किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 24 लाख से करोगे तो 1 किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 किलोमीटर का कितना है, ठीक है। जब 1 किलोमीटर का आ जाएगा तो जितने किलोमीटर चले हो 3 दिन में उस हिसाब से ले लेना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सर्विसिंग कॉस्ट पढ़ो, ये देखो यहां से पॉइंट डाला था, सर्विसिंग कॉस्ट पढ़ो क्या लिखा है, 30,000 का खर्चा है, ठीक है, 30,000 का खर्चा। देखो इस लाइन पे दोबारा लाता हूं, आफ्टर एवरी 50,000 किलोमीटर, क्या यहाँ पर कंप्लीटेड वर्ड लिखा है क्या, यहाँ कंप्लीटेड नहीं लिखा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। 30,000 का खर्चा है 50,000 किलोमीटर पे, एक का आएगा और मेरे 3 दिन में जितने किलोमीटर चले मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कंप्लीटेड वर्ड नहीं था। अगर यहाँ कंप्लीटेड वर्ड होता तो मेरे पास सर्विस का खर्चा आता कि 50,000 पूरे होंगे तभी सर्विस होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। चौफर की मील अलाउंस देखो, उससे क्लियर होगा। चौफर की मील अलाउंस में लिखा है फॉर एवरी 200 किलोमीटर ऑफ कंप्लीटेड जर्नी, मतलब मैं ड्राइवर को बोलूंगा, ए ड्राइवर दादा 200 किलोमीटर हुए 50 रुपए ले जा, फिर 200 हुए 50 रुपए ले जा खाना खा ले, फिर 200 हुए 50 रुपए ले जा। अब ड्राइवर ने बीच में बोला, दादा भूख लगी है ना, मालिक कुछ खिला दो। मैं कहा किलोमीटर कितने हुए, कह रहा 10। मैं कहा नहीं खिलाऊंगा, 200 किलोमीटर का जब ही खिलाऊंगा। कंप्लीटेड, दोनों में फर्क समझ आया, ऊपर कंप्लीटेड नहीं है, यहाँ पर है। अदर सेटअप फालतू है, छोड़ो।
नीचे एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ो। Voyager Cave has made tie-up with fuel service center at Agra, Jaipur, Delhi to fill the diesel on its cap production। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी ये है कि कंपनी फ्यूल बस उतना भराएगी ताकि अगली डेस्टिनेशन तक चल जाए, बस खत्म। इसीलिए यहाँ पे डीजल का खर्चा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, दिल्ली से जब आप जयपुर जा रहे हो तो बस इतना फ्यूल भराओ कि दिल्ली से जयपुर चल जाए। जयपुर से आगरा जा रहे हो तो इतना फ्यूल भराओ जयपुर में कि आगरा तक चल जाए। जब आगरा से वापसी दिल्ली जाओगे तो उतना फ्यूल भराओ आगरा से कि दिल्ली तक चल जाए। ये लाइन क्वेश्चन में लिखी है। तो सबसे पहले दिल्ली से जयपुर एक बताता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर दिल्ली से जयपुर देखोगे टोटल 274 किलोमीटर है, टोटल है 274 किलोमीटर। 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलते हैं, तो कितना लीटर सामान भराना पड़ेगा, पेट्रोल कितना भराना पड़ेगा। 274 को डिवाइड कर दो 16 से, यह आएगा 17.125, इतना लीटर मुझे भराना पड़ेगा। और ये सामान, ये पेट्रोल मैं दिल्ली से भराऊंगा। दिल्ली का रेट कितना है, दिल्ली का रेट है 54, इसको मल्टीप्लाई कर दो 54 से, इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दो, डीजल का खर्चा हो गया 924.75। पहला खर्चा 924.75 आएगा, ये देखो ठीक है। ऐसे जयपुर से आगरा तो जयपुर से भराओगे, निकाल लो, ऐसे निकाल लो, डीजल का खर्चा आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस 754 किलोमीटर है। तो मेरे को सारा क्वेश्चन 754 किलोमीटर के हिसाब से करना है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, देखो जब आप 754 के हिसाब से पूरा क्वेश्चन करोगे ना, सर्विसिंग में तो क्या करोगे, 30,000 का खर्चा डिवाइड बाय 50,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का आएगा, 754 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब चौफर का मील अलाउंस लोगे, जब चौफर का मील अलाउंस लोगे, 754 किलोमीटर में क्या बोलूंगा, 200 किलोमीटर हो गए 50 रुपए ले जा, फिर 200 हो गए 50 ले जा, फिर 200 हो गए 50 ले जा, 600 हो गए, 600 हो चुके हैं। अब आया मालिक 154 किलोमीटर हुए, पैसे दो। मैं कहा चल वे, अब कोई पैसे ही दूंगा, आप घर पे जाके खाना खाइयो, घर पे जाके खाना, तो टोटल में 150 रुपए दूंगा, ठीक है। कंप्लीटेड वर्ड लिखा था इसीलिए। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है बेटा। बताते चलना, मजा आ रहा है क्या। टोटल मेरे को आपके साथ सिर्फ 3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां तो हमारा हो ही चुका है ऑलरेडी। आओ बाकी के 3 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, समझना। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर स्पेंड 10 रुपए पर किलोमीटर। एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो है वो 10 रुपए का अभी खर्चा कर रहा है पर किलोमीटर ऑन अ टैक्सी फॉर इट्स ऑफिस वर्क। अभी 10 रुपए का खर्चा कर रहा है। वो देख रहा है 2 अल्टरनेटिव, या तो नई नैनो गाड़ी ले लूं या सेकंड हैंड इनोवा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार दे चुका है, ठीक है। नई नैनो गाड़ी 1,35,000 की मिल रही है, बाद में 5 साल बाद इतने की बिकेगी, और आपको लाइफ दे रखी होगी, लाइफ 5 साल है, यहाँ से डेप्रिसिएशन आ जाएगा दोनों का, ठीक है। रिपेयर का खर्चा पूरे साल का, इंश्योरेंस का खर्चा पूरे साल का। पेट्रोल की कंजम्पशन 1 लीटर में 20 किलोमीटर की माइलेज मिलेगी, और पेट्रोल का प्राइस है 68। भाई यहाँ पेट्रोल है, यहाँ मान लो डीजल है, क्योंकि दोनों का प्राइस अलग अलग दे रखा है, और यहाँ पर 15 किलोमीटर की माइलेज मिलेगी। तो आपको डिसाइड करना है मैं कौन सा वाला ऑपरेट करूं। सीधा मत बोलना कि इनोवा ले लो या नई गाड़ी ले लो, ऐसा नहीं होता, आराम से सोच के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ही एस्टिमेट दैट ही हैज टू ट्रेवल 10,800 किलोमीटर एनुअली। कह रहा है मेरे को टोटल 10,800 किलोमीटर चलने हैं, तो 10,800 के लिए निकालोगे। फिर उसने बोला 3 अल्टरनेटिव में से कौन सा इकोनॉमिकल होगा। सर 3 अल्टरनेटिव, पहला टैक्सी, फिर इनोवा, फिर नैनो, ठीक है। कह रहा है अगर उसकी ऑफिशियल विजिट 18,000 किलोमीटर की हो जाए, अब आप बता दो कौन सा। एट हाउ मेनी किलोमीटर पर रन विल द कॉस्ट ऑफ 2 कार ब्रेक इवन। और कह रहा है कौन कितने किलोमीटर चलूं अगर इनका ब्रेक इवन हो जाए, तो ब्रेक इवन निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इग्नोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा इंटरेस्ट इनकम टैक्स। देखो क्या करोगे, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लो। फिक्स में डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये फिक्स कॉस्ट आ गई, हर साल की फिक्स कॉस्ट इतनी है। वेरिएबल कॉस्ट खाली एक है, किलोमीटर, तो वेरिएबल कॉस्ट डीजल की निकाल ली पर किलोमीटर इतना, और टैक्सी में 10 रुपए था, टैक्सी में बस यही था 10 रुपए, ऊपर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है मेरी। सारा हो गया क्वेश्चन। अब एक ही उसमें टेबल में दोनों के हिसाब से कर दो बेटा। जब करोगे 10,800 किलोमीटर, तो 10,800 के लिए क्या लोगे, एक तो फिक्स, एक तो देखो फिक्स आया, और वेरिएबल कितना आएगा। वेरिएबल ये देखो यहाँ पर निकाल रखा है, बताता हूँ। ये तो निकाला वेरिएबल 10,800 इंटू 3.40, ये हुआ वेरिएबल। वेरिएबल में जोड़ा फिक्स, वेरिएबल में जोड़ा फिक्स, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट 10,800 का। यहाँ निकाला पहले वेरिएबल, वेरिएबल में जोड़ा फिक्स, ये आ गया 10,800 का इतना, और यहाँ तो 10 रुपए है, ये इतना आ गया। अब आप तीनों में से डिसाइड कर लो, सबसे कम यहाँ पड़ रहा है, तो 10,800 में नैनो गाड़ी लेनी बेस्ट है। बट अगर 10,800 की जगह 18,000 होता, तो 18,000 में वेरिएबल ये खर्चा आता और फिक्स ऊपर वाला जोड़ता, ऐसे तीनों निकाले। अब तीनों निकालने पे इनोवा गाड़ी ज्यादा अच्छी पड़ रही है, तो दोनों के हिसाब से हमने आंसर दे दिया। अगर 10,800 होंगे तो कौन सा अच्छा, और 18,000 होंगे तो कौन सा अच्छा। फिर लास्ट में एक पार्ट और पूछा था, कितने किलोमीटर चले अगर दोनों गाड़ियों का ब्रेक इवन लाना है, कॉस्ट का ब्रेक इवन लाना है। तो दोनों गाड़ियों के कॉस्ट का ब्रेक इवन कैसे आएगा, ये देखो नॉर्मल यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो आपने वैल्यूज निकाल रखी है ना सारी, ऐसे समझना। अगर मैं किलोमीटर को x किलोमीटर मान लूं,
तो नैनो गाड़ी का खर्चा कितना होगा? नैनो गाड़ी का खर्चा होगा एक तो फिक्स 37,200 प्लस में x किलोमीटर और हर किलोमीटर पे 3.40 वेरिएबल कॉस्ट, ये आया। और दूसरी गाड़ी की खर्चे के बराबर रख दो, क्योंकि दोनों गाड़ियां ब्रेक इवन होनी चाहिए, कोई भी तो दोनों गाड़ियों का खर्चा बराबर होना चाहिए। तो दूसरी गाड़ी का कितना होगा? फिक्स कॉस्ट है 44,400 प्लस x इंटू में इसकी वेरिएबल कॉस्ट 2.80। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, बस हो गया। बाकी इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लेते हैं हम डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, नीचे लेते हैं डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। बाकी नहीं तो आप इक्वेशन से कर लो, बात सेम है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये देखो यहाँ लिखा है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर। मैंने आपको पूरा लॉजिक के साथ समझा दिया कि लॉजिक के हिसाब से आपको क्या करना है। 12,000 किलोमीटर आ रहे हैं, 12,000 पे चेक कर लो, दोनों का खर्चा बराबर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आओ जी, दो क्वेश्चन और। एयरलाइन का क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा समझाता हूं। एबीसी एक जेट एयरक्राफ्ट को ओन करता है, बेंगलोर और न्यू दिल्ली के बीच में चलेगा। फ्लाइट मंडे और थर्सडे को चलेगी, वेडनेसडे सैटरडे को बोर्ड होगी, जो भी लिखा हुआ है। बेंगलोर से न्यू दिल्ली के बीच में वो और कोई फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मंडे थर्सडे चलेगी, दूसरी तरफ वेडनेसडे सैटरडे, बेटा कोई मतलब नहीं है इसका क्वेश्चन में। पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, पहले मत सोचा करो। इसमें क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ना। सिटिंग कैपेसिटी एक प्लेन की कितनी है? सिटिंग कैपेसिटी 360 है, एवरेज पैसेंजर रहते हैं 100। तो भाई मेरे लिए जो काम की बात है वो 100 है। कैपेसिटी जितनी मर्जी हो, एवरेज पैसेंजर जितने होंगे मैं उस हिसाब से क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। फ्लाइट पर वीक, पूरे हफ्ते में 4 बार फ्लाइट उड़ती है। अगर पूरे हफ्ते में 4 बार फ्लाइट उड़ेगी, पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो टोटल हो गया 208, ठीक है। एवरेज वन वे का फेयर है 10,000, मतलब एक तरफ का जो मैं फेयर चार्ज करता हूँ बंदे से वो 10,000 लेता हूँ। वेरिएबल में आएगा 1,40,000 का खर्चा पर फ्लाइट है। पर फ्लाइट है, जितनी बार फ्लाइट उड़ेगी तो फ्यूल का खर्चा आएगा 1,40,000। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। फूड सर्विस टू पैसेंजर नॉट चार्ज टू पैसेंजर। इसका मतलब समझो, मतलब क्या है? आपने आपकी फ्लाइट में जो कस्टमर आया उसको खाना खिलाया और आपने उससे कोई पैसे नहीं लिए। यहां पर साफ साफ लिखा है नॉट चार्ज टू पैसेंजर। बेटा मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन मेरा तो खर्चा लगा होगा ना, बात समझ रहे हो? तो मैं अपनी कॉस्ट में इसको दिखाऊंगा, बात ध्यान से समझना। खाना खिलाया, पैसे नहीं लिए, मेरा तो खर्चा लगा, कॉस्ट में दिखाऊंगा। सर अगर यहाँ लिखा होता चार्ज टू पैसेंजर, बेटा अगर यहाँ लिखा होता चार्ज टू पैसेंजर तो करने के दो तरीके। पहला तो इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? आपने खाना खिलाया, आपने पैसे लिए, तो खाना खिलाया 100 रुपए का, पैसे लिए 100 रुपए, खत्म हो गया, इग्नोर कर दो। पर ऐसा हो सकता है खाना खिलाया 100 का, पैसे लिए 300, मान लो ऐसे, क्योंकि फ्लाइट में वो उससे खाने से भी पैसा कमा रहे हैं। तो सेल्स में या रेवेन्यू में तो दिखा दूंगा 300 और कॉस्ट में दिखा दूंगा 100। मतलब सिंपल सी बात है, जितना पैसा ले रहे हो रेवेन्यू में दिखाना, जितना खर्चा करा कॉस्ट में दिखाना। यहां पर तो मैं उनसे कोई पैसा ही नहीं ले रहा हूं, तो रेवेन्यू में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मेरा खर्चा तो आएगा ना, मेरा खर्चा तो लगा है ना, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा, कमीशन पेड बाय एबीसी टू ट्रैवल एजेंट। हमारी कंपनी का नाम एबीसी है, हम ट्रैवल एजेंट को, जैसे एजेंट होता है ना, मेक माई ट्रिप है या बाकी जगह पे भी फ्लाइट की टिकट होती है, इंडिगो एयरलाइन या जो भी है, ठीक है, तो सारी बुकिंग एजेंट के थ्रू हुई है और हम उन्हें 8% का कमीशन दे रहे हैं। और ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट में एनुअल लीज, ग्राउंड सर्विस, सैलरी ऑफ फ्लाइट क्रू दे रखा है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोला है फ्यूल कॉस्ट आर अनअफेक्टेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर। फ्यूल कॉस्ट 1,40,000 रहेगी, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में बोला ऑपरेटिंग इनकम निकालो, वन वे फ्लाइट, वन वे की फ्लाइट की ऑपरेटिंग इनकम निकालो। रेवेन्यू लोगे, खर्चा लोगे, इनकम आ जाएगी। दूसरा पढ़ो, दूसरे ने ये बोला अगर फेयर 9,600 कर दो, टू 9,600, पहले 10,000 था, अब अगर 9,600 कर दोगे तो पैसेंजर बढ़ जाएंगे। पहले पैसेंजर 100 थे, अब 106 हो जाएंगे। डिसीजन लेना है। आओ पहले ये दो पार्ट करते हैं। देखो पहले दो पार्ट समझो, बहुत आसान है। तो एग्जिस्टिंग में तो बहुत आसानी से हो गया, 100 पैसेंजर 10,000 रुपए के हिसाब से। तो फ्लाइट का खर्चा आया, फूड का खर्चा लूंगा, कमीशन आई 8%, 8% हमेशा फेयर का लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर थी फिक्स कॉस्ट, सारी फिक्स कॉस्ट ले ली आपने, पर फ्लाइट के हिसाब से क्वेश्चन करना है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर आ गई, ठीक है। अगले में चेंज क्या होगा? अगले में चेंज होगा 96,000 हो गया, पैसेंजर बढ़ गए, ठीक है। फ्यूल का खर्चा वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फ्यूल का खर्चा वैसे ही रखना है, ठीक है। अब पैसेंजर का खर्चा 106 पे आएगा और जो फेयर या कमीशन है वो इस पर आएगी। फिक्स कॉस्ट सारी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप इनकम देख लो, इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ रही है, मैं बोलूंगा फेयर रिडक्शन कर लो, बिल्कुल अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट पढ़ो। जिस इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, बहुत क्वेश्चन आसान था। लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं, क्या है देखो। ट्रेवल इंडिया अ टूर ऑपरेटर, मेरी कंपनी का नाम एबीसी था। मेरी कंपनी को छोड़ो, सामने से एक कंपनी आई, सामने से एक कंपनी मेरे पास आई एबीसी, और कहती है कि भैया आप अपना एयरक्राफ्ट हमें दे दोगे, महीने में 2 बार खाली हमें दे दो। अगर महीने में 2 बार उन्हें दूंगा, मतलब साल में 24 बार की फ्लाइट उनकी हो गई, मैं नहीं उड़ा पाऊंगा, ठीक है। तो 2 बार मैंने बोला महीने में देना है, ठीक है।
फर्स्ट टू टेक ट्रेवल इंडिया इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रॉम बेंगलोर टू न्यू दिल्ली, और फिर न्यू दिल्ली से बेंगलोर। क्यों ला रहे हैं, छोड़ो। अगर एबीसी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो 24 फ्लाइट उसकी नहीं उड़ेगी, तो उसकी फ्लाइट इतनी उड़ेगी, ठीक है, फालतू है, छोड़ो। मेरे को तो एक फ्लाइट के हिसाब से क्वेश्चन करना है ना, ठीक है। अब इसके टर्म्स क्या है, टर्म्स सुनो। ट्रेवल इंडिया कह रहा है मैं आपको 7.5 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि ट्रेवल इंडिया बेसिकली मेरी फ्लाइट को रेंट पे लेकर गया तो पूरे साल के 7.5 लाख रुपए देगा, ठीक है। एंड टू यूज इट्स फ्लाइट क्रू एंड ग्राउंड सर्विस स्टाफ, वो मेरा फ्लाइट क्रू और ग्राउंड सर्विस स्टाफ भी यूज करेगा, लेकिन पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे ना, वो तो मेरे को सिर्फ 7.5 लाख दे रहा है। फ्लाइट क्रू को और ग्राउंड सर्विस स्टाफ को मुझे खर्चा देना पड़ेगा। ट्रेवल इंडिया फ्यूल का खर्चा और फूड का खर्चा उठाएगा। ट्रेवल इंडिया अगर फ्यूल और फूड का खर्चा उठाएगा तो मैं नहीं उठाऊंगा, मैं एबीसी हूं, मैं नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अब देखो आंसर करेंगे, अब आंसर कैसे होगा, देखो सर थर्ड पार्ट में मेरे पास लमसम में पैसा आया 7.5 लाख, मैं फ्यूल का खर्चा नहीं उठा रहा, ये लो ये सब हटा देता हूं। अब आप लास्ट वाला देखना खाली, तो मैं फ्यूल का खर्चा नहीं उठा रहा, ट्रेवल इंडिया उठाएगा। मैं फूड का खर्चा नहीं उठा रहा, मैं कमीशन भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस है, सामने वाले बंदे ने आके मेरे को अप्रोच करा है, किसी एजेंट के थ्रू थोड़ी ना बिजनेस आया, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कमीशन भी कोई नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट सारी मेरी आएगी, क्योंकि मेरा फ्लाइट क्रू, मेरा ग्राउंड सर्विस स्टाफ, सब कुछ मेरा यूज हो रहा है। अब आपने इस केस में इनकम निकाली, तो इस केस में इनकम कितनी आ रही है, 1,10,000, तो एग्जिस्टिंग से यहां पर भी ज्यादा है, तो मेरे को ट्रेवल इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 2 हो गए। लास्ट में एक डिसीजन और देना, अगर मैं फेयर रिडक्शन और ट्रेवल इंडिया को दोनों को कंपेयर करूंगा तो फेयर रिडक्शन ज्यादा अच्छा है, ट्रेवल इंडिया को मत दो, अपना फेयर कम कर दो, उसमें आप ज्यादा अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, ठीक है जी। बताओ, छोटा सा क्वेश्चन था, दिखने में डरा रहा था, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। बहुत आराम आराम से चलाऊं बेटा, एक एक चीज आपको बहुत आराम से समझाइए। आओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद वो कर लेना। देखो क्या बोला है, वैसे तो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। कंपनी रन अ हॉलिडे होम फॉर दिस पर्पस, इट इज हायर अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का खर्चा 10,000 रुपए। देखो पहली लाइन में कोई खर्चा लिखा है, भूल मत जाना, इसको भी लेना, 10,000 का खर्चा ये भी आएगा, अलॉन्ग विद 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो रेंट में 2 चीज आएगी, रेंट में एक तो 10,000 का खर्चा आएगा, साथ में 5% का खर्चा और आएगा टेकिंग्स पे, ठीक है, निकाल लेंगे। 3 टाइप के स्वीट्स है, ठीक है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, और इतने इतने हैं, जैसे सिंगल रूम 100 है, डबल रूम 50 है, ट्रिपल रूम इतने। ऑक्यूपेंसी ये हमेशा भरे रहते हैं पूरे, ये 80% भरे होते हैं, मतलब 40 भरे होंगे, ये सिर्फ 60% भरे होते हैं, मतलब ये 18 भरे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये पढ़ो ध्यान से, रेंट दे रखा है, रेंट पढ़ना ध्यान से, रेंट कितना है। द रेंट ऑफ डबल रूम इज टू बी फिक्स एट 2.5 टाइम्स सिंगल रूम, मतलब अगर सिंगल रूम का x है तो इसका हो गया 2.5x, यहां तक सही है। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम ट्वाइस ऑफ डबल रूम, ट्रिपल रूम का कितना है, डबल रूम का ट्वाइस, तो डबल रूम का ट्वाइस मतलब 5x हो जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अदर एक्सपेंस, बेटा अदर एक्सपेंस में तो झंझट ही नहीं है, सारे खर्चे दे रखे, पूरे साल के सारे खर्चे उठा लो, जो खर्चे हैं सारे उठा लो। कह रहा है प्रॉफिट कमाना है 20% का, 360 दिन मानते हुए क्वेश्चन कर लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन समझना। सबसे पहले मैं रूम डेज निकाल रहा हूँ, रूम डेज कितने आएंगे, 360 दिन है, तो हर दिन 100 रूम है, 360 दिन, और भरे हुए कितने होते हैं, 100%। डबल रूम देखो 50 रूम है, 360 दिन, लेकिन भरे हुए कितने होते हैं, 80%। ऐसे ही ट्रिपल रूम में 30 रूम है, 360 दिन, और भरे हुए कितने होंगे, 60%। ये आ गया रूम डेज। इक्विवेलेंट नहीं निकाला, नॉर्मल रूम डेज निकाले हैं, ठीक है। सारा खर्चा ले लिया भाई साहब, सारा खर्चा ले लिया, लास्ट में रेंट के एक्सपेंस ले लिए 10,000 रुपए महीने का, लेकिन अभी मैंने टेकिंग्स नहीं ली, ठीक है। एक था ना 10,000 के अलावा 5% था, कितना था, 5% ये भी है। अब देखो क्या करूंगा, सुनो, ये मेरी कॉस्ट आ गई। अब देखो इस कॉस्ट पे तो आप खेल सकते हो ना, कैसे, ये मेरी कॉस्ट आ गई टोटल 26,41,000। इसके अलावा और क्या है कॉस्ट, एक रेंट की कॉस्ट और है 5% ऑफ टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब कुछ नहीं होता, सेल होता है। प्रॉफिट कितना रखना है मेरे को, प्रॉफिट रखना था 20%, प्रॉफिट रखना था 20% ऑफ टेकिंग्स। अगर ऐड करूंगा तो यहाँ पे टेकिंग्स या सेल्स आ जाएगी ना। अब इसको x ले लो, ये है 0.2x, ये है 0.05x, और ये है 26,41,000। सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, टेकिंग्स आ जाएगी। जैसे आपकी टेकिंग्स आ गई तो ये दोनों भर देना, रेंट भी आ जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो आसान था। अब सेल्स कितनी है, सेल्स है 35, 21, 333। इसको क्या करोगे, x की टर्म्स में इक्विवेलेंट चाहिए, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट बहुत आसान है। देखो इक्विवेलेंट कैसे आएंगे, जब आपके ये आ चुके हैं सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, तो सिंगल रूम को x से मल्टीप्लाई कर दो, डबल रूम को 2.5x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5x से मल्टीप्लाई कर दो, सारा क्वेश्चन x में बन जाएगा, और उसको बराबर रख देना इसके, ठीक है। ये देखो नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इन्होंने भी ऐसे करा, इन्होंने x नहीं लिया, इन्होंने मल्टीप्लाई करा, टोटल आ गया 1,04,000।
इसको बराबर रख दो इसके, तो डिवाइड करके सारे के सारे आ जाएंगे कितने कितने टेकिंग्स हैं। ठीक है, नॉर्मल इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। 7 अपन ने कर ही लिया, 7 में कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। अब ये ICAI के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन, यहाँ पे एक बात पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक तो 7 और 8 अच्छे इलस्ट्रेशन है करना, 11 से 15, 11 से लेकर 15 बेटा सारे करना। इसमें वो भी है जो इंश्योरेंस का मैं बता रहा हूँ ना, जिसका फॉर्मेट याद करना था, 4 टाइप की कॉस्ट थी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। 11 से 15 जरूर करना। कोल इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट करके जरूर देखना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सिर्फ 2 क्वेश्चन करना, और केस सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सिनेरियो में CNG गाड़ी और EV गाड़ी के ऊपर है, जो अभी MTP में भी आया है। हो सकता है आगे वाले अटेम्प्ट में, किसी भी अटेम्प्ट में आपको ये केस सिनेरियो में देखने को मिल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हाथ से जरूर सॉल्व करना। ठीक है, इसके सारे पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बहुत आराम से हमने सर्विस कॉस्टिंग की सारी एडजस्टमेंट, सारे अच्छे क्वेश्चन सब कुछ कवर कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दे रहा हूं, और अगर ये आपसे ना हो तो आपको पता है स्टडी मैट की मैराथन डली हुई है मेरे चैनल पे। स्टडी मैट की मैराथन जाकर के देखो, उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी करे हुए हैं बेटा। आप वहां से देखना चाहते हो वहां से देख लो, लेकिन इनको प्लीज करके देखना, और जितने क्वेश्चन यहाँ पर थे उन्हें हाथ से जरूर करके देखना। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।